सो गाइस, अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 2। हालांकि चैप्टर 1 का ही पार्ट है, पूरा चैप्टर का नोट भी आपको जो मिलेगा वो पूरा एक साथ में मिलेगा। और पार्ट 2 में जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हम लोग सारे वेरिएबल्स देख रहे हैं एक के पीछे एक। तो उसमें से ये फोर्थ वेरिएबल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, सिम एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब होना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ना होना, और उसका रेट कि जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है वो कितने परसेंटेज में लोग हैं या कितने लोग हैं, 10 में से कितने लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन में। ये देश का कहीं ना कहीं पे एक ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि किसी देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे लोगों के पास में जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है तो लोग पैसा स्पेंड नहीं करेंगे, पैसा स्पेंड नहीं करेंगे तो बाकी लोग नहीं कमाएंगे, इकोनॉमी में पैसा घूमेगा नहीं, एंड कहीं ना कहीं पे वो इकोनॉमी थोड़ा सा वीक है। जितने ज़्यादा लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आएगा, जितना पैसा रहेगा, इनकम लेवल अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा देश की, उतना ज़्यादा वो लोग पैसा स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा वो लोग टैक्स पे करेंगे। कहीं ना कहीं पे वो देश के लिए वो अच्छी बात होती है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैटर करता है देश का। इसके लिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई भी मीडिया होता है, तो इन लोगों को ये चीज़ों को टाइम टू टाइम लोगों को बताना होता है कि देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है। इसके लिए बार बार मोदी जी हर अपने मैनिफेस्टो में बताते हैं कि हम लोग इतना जॉब देंगे, उतना देंगे। और राहुल गांधी भी अपने मैनिफेस्टो में बताता है कि लाइक इतना जॉब देंगे, उतना जॉब देंगे। अभी आप कब देख रहे हैं वीडियो पता नहीं, मोदी जी हैं नहीं है, राहुल गांधी जी हैं नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। बट अभी मैं जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कमेंट में ज़रूर बताना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेफर्स टू द एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क इन एम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो लोग विलिंग है, जो कर सकते हैं जॉब, करना चाहते हैं जॉब, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उस रेट को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, वो यहाँ पे बता रखा है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द परसेंटेज टर्म होती है, ये हमेशा याद रखना है। सो डूरिंग द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, एक डाउन रिसेशन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बढ़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। जब रिसेशन होता है तब लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, पैसा स्पेंड नहीं करते हैं मार्केट में। सिंपल सी बात है, आप खुद समझ के देखो। आपके पास में अगर 1 लाख रुपए पड़ा है तो आप उसमें से कितना स्पेंड करोगे? 5,000 10,000 रुपये महीने का। 1 लाख इनकम है आपकी, तो आप उसमें 15,000 का राशन भरवा दोगे, और 5,000 मेडिकल हो गया, एंड फिर उसके बाद में आपका 10,000 का कुछ चलो एक्स्ट्रा आपका आपने सेविंग में डाल दिया, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दिया, कहीं उधर कर दिया। अब ऊपर का आप क्या सोचोगे, 1 लाख इनकम में कुछ तो एक्सपेंस करना चाहिए खुद के ऊपर। नहीं तो 1 लाख रुपए के ऊपर फिर आप जो है कोशिश करते हो 5-6 हज़ार रुपये आप खर्च करो, बाकी आप सेव करते हो, एफडीज में डाल के रखते हो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, राइट? तो अगर आपकी सैलरी उससे क्या पे कम है, बहुत कम है, 30,000 रुपये है, तो मुझे आप बताओ कि या आपके जो बहुत सारे लोगों के पास में जॉब ही नहीं है, तो आप स्पेंड नहीं करोगे, राइट? स्पेंड नहीं करोगे तो लोगों को कहीं ना कहीं पे जब आप स्पेंड करते हो तो आप अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं, आप खाने की चीज़ें खरीदते हैं अच्छी अच्छी, आप घूमने जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं वाटर पार्क वगैरह की, या फिर अलग अलग जगह पर जाएंगे तो वहाँ पे आप स्पेंड करेंगे पैसा। तो कहीं ना कहीं पे जो इकोनॉमी है वो उसमें एक बूस्ट आता है, कहीं ना कहीं पे वो सब चीज़ें, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाती है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं, राइट? तो यहीं पर वही बताया कि जब स्लो डाउन होता है रिसेशन के अंदर, जब मार्केट में पैसा ही नहीं है लोगों के पास, लोग पैसा स्पेंड नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो प्रोडक्शन लेवल है वो अलग अलग कंपनीज का वो डाउन हो जाएगा, और वो डाउन होगा तो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है कहीं ना कहीं पे राइज होगा। बस यही एक रीज़न नहीं, बहुत सारे और भी रीज़न है, जहाँ की वो मैंने आपको बताया कि इतना सारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जो आपके NISM के सिलेबस में दिया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके? एंड ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन फेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स एज मोर जॉब आर क्रिएटेड एज अ प्रोडक्शन गोज अप। मैंने वही बोला, प्रोडक्शन जब गोज जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, अलग अलग कंपनीज ग्रो करेंगी, उस टाइम पे प्रोडक्शन होगा, लोगों की ज़्यादा जो मैन पावर है वो ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा रीज़न अभी शायद से मुझे लगता है कि AI भी है, या रोबोट्स भी हैं जो हमने बना रखे हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की जॉब खा चुके हैं, और ये कंप्यूटर इंजीनियर्स की खाने वाले हैं आगे चल के। वो एक अलग टॉपिक हो गया, वो एक टेक्नोलॉजी का जो है बोल सकते हैं, आने वाला टेक्नोलॉजी की वजह से थ्रेट हो गया एक, बोल सकते हैं यार, ठीक है?
थ्रेट तो आईटी के लिए नहीं है, वो आईटी के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी रही। और आगे हम लोग देखेंगे थ्रेट्स क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। लेकिन एक जो एम्प्लॉय है उसके लिए कहीं ना कहीं पे वो थ्रेट रहेगा कि कभी भी मेरी जॉब जा सकती है, मेरे घर वालों को मुझे खिलाना है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। हायर एम्प्लॉयमेंट मीन्स इनकम विच इम्प्रूव्स द डेली एबिलिटी ऑफ पीपल टू स्पेंड। मैंने आपको बोला इनकम होगी, उनकी स्पेंड होगा, विच इम्प्लाइज पोटेंशियल ग्रोथ इन इकोनॉमी। वही है, सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है, बहुत आसान है ये चीज़ें समझना। द रिवर्स वुड बी ट्रू फॉर द इकोनॉमी गोइंग थ्रू टफ टाइम्स इन हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गई चीज़ें। इसको ना स्टोरी की तरह समझो आप, उसको लॉजिक लगाओ वहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है आपका। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई से देखा जाता है इकोनॉमिक का, और एफपीआई से देखा जाता है कि देश की इकोनॉमी क्या चल रही है। ठीक है, यस। सो यहाँ पे देखिए एफडीआई मतलब क्या और एफपीआई मतलब क्या, मैं बता दूं। एफडीआई और एफपीआई, एफडीआई मतलब कि कोई बाहर से बड़ी फर्म है या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो आ रहा है और यहाँ पे आके बिजनेसेस बना रहा है, बिजनेस बना रहा है, नए टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, पैसा डाल रहा है बिजनेसेस में, टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे देश के लोगों को ग्रो कर रहा है, यहाँ के ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। बाहर की कंपनी आ रही है देश में आ रही है। ठीक है, और एफपीआई मतलब क्या, कि वो सिर्फ आके इंडियन पोर्टफोलियोज में या जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उसमें जाके पैसा डाल रहे हैं और वो जब चाहे तब निकल के जा सकते हैं। ये जो पैसा होता है ये परमानेंट होता है, परमानेंट बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग परमानेंट नहीं बोल सकते, लॉन्ग टर्म होता है। और ये जो होता है ये हॉट मनी होता है। हॉट मनी मतलब टेम्पररी होता है, टेम्पररी मनी होता है। ठीक है, टेम्पररी होता है, तुरंत निकल जाता है पैसा, मतलब जब चाहे वो बेच सकते हैं। मार्केट में कुछ गलत न्यूज़ है, इलेक्शन आ रहा है, देखो पैसा निकल रहा है मार्केट से, इलेक्शन है अभी चल रहा है, पैसा निकल, रिजल्ट आने से एक दो दिन पहले देखो, अब 3-4 दिन पहले कैसे पैसा निकलता है मार्केट से। ओके, सॉरी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ओके, नाउ इट्स ओके, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, हाँ एफटीआई का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया वो चीज़ आपको याद होंगी। हो फॉरेन कैपिटल फ्लोज टू कंट्री कैन बी आइदर बी इन एक्टिव फॉर्म इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफटीआई, और पैसिव फॉर्म, देखो एक्टिव फॉर्म है और पैसिव फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है मालूम है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड, फिल्टर्स, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक्टिव फॉर्म कौन सा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, और पैसिव फॉर्म कौन सा। तो एक्टिव अगर बोलेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, और पैसिव अगर बोलेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा। क्यों बोलते हैं पैसिव मतलब टेम्पररी, आप याद रखना, पैसिव मतलब हॉट मनी, एक्टिव मतलब जो रहने वाला है, यहाँ पे रुकने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरा जो स्मूथनेस है, ठीक है, छोटा सा एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ बस। ओके, ये लाइट्स का थोड़ा इशू हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, इस सेशन तक मुझे शायद ये सही रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इस सेशन तक इसको समझ लेना बस, मैं आगे के सेशन में इसको फिक्स कर दूंगा। ओके, ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है मेरा एक्चुअली, ठीक है, दैट्स टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आप समझ लो, अभी के लिए इस सेशन के लिए
मैं इसको आगे फिक्स कर दूंगा। यस। सो इन केस ऑफ एफडीआईज, जो कि एफडीआई जो होता है, मैंने आपको बोला परमानेंट होते हैं, इन्वेस्टिंग एंटिटीज पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो जो बिजनेस वो लेके आ रहे हैं उसमें वो डिसीजन मेकिंग भी करेंगे, उसको ग्रो करेंगे यहाँ पे, और यहीं पर यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स भी देंगे, सब देंगे। ड्राइव द बिजनेस, जो वो पर्टिकुलर बिजनेस उसको ड्राइव करते हैं। हाउएवर इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो एफपीआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एज द नेम इंडिकेट्स, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इक्विटी, बॉन्ड्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विदाउट एनी मैनेजमेंट। तो कोई भी मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट नहीं होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एफपीआई हैव मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। एफपीआई डोंट हैव एनी मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट, एफडीआई हैव मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, आप इसका डिफरेंस बना के रखो, आप एक इसका डिफरेंस बना लो अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। एफडीआई इज वेलकम बाय ऑल डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड हैज मल्टीपल बेनिफिट्स इन एडिशन टू ब्रिंग द कैपिटल टू द कंट्री। जॉब क्रिएशन देती है, न्यू टेक्नोलॉजी देती है, न्यू मैनेजरियल स्किल्स आते हैं, न्यू प्रोडक्शन स्किल्स आते हैं। क्योंकि देखो वो बिजनेस डालने वाले हैं, ये सब चीज़ें बाहर से लेके आएंगे। डोमिनोज जब आया यहाँ पे, तो वो आते आते वहाँ से, वहाँ के जो टेस्ट है वो लेके आया। केएफसी जब आया, वहाँ के टेस्ट लेके आया, वहाँ की जो स्टाइल है, वहाँ के तरीके हैं, वो लेके आया यहाँ पे। कोक भी लेके आया, शुगर भी पिलाना स्टार्ट कर दिया इंडियंस को। पहले शुगर नहीं पीते थे इंडियंस, अभी शुगर का पानी पी रहे हैं। तो वहाँ के टेक्नोलॉजी, वहाँ की जो कल्चर, वहाँ का जो चीज़ें वो लेके। अब देखो आप, वो आया, क्या है वो, 600 रुपये की कॉफ़ी मिलती है, कैफ़े डे या और एक नाम है, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा एक्चुअल में। स्टारबक्स देखो आया वहाँ से। यहाँ पे लोग 10 रुपये की चाय पी रहे थे, 10 रुपये की कॉफ़ी पी रहे, 10 भी नहीं, 5 रुपये की चाय और कॉफ़ी पी रहे थे। आज वो लोग 500 और 600 रुपये दे रहे हैं चाय और कॉफ़ी के, वहाँ पे जाके। वहाँ का कल्चर, क्योंकि उनको अपना जो है ये देना है, तो वहाँ के टेक्नोलॉजी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब कुछ लेके आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो एफडीआई, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टारबक्स एफडीआई है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉफ़ी कैफ़े डे जो है वो भी एक एफडीआई है, वो नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि जो बाहर से जो बिजनेस आते हैं, तो नए वहाँ के टेक्नोलॉजी देते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल बताऊँ, अगर एफडीआई आया तो यहाँ पे आके उसने सपोज आईफोन के किसी मैन्युफैक्चरिंग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है उसने, तो कहीं ना कहीं पे वो आईफोन को लेके आ रहा है, वहाँ के प्रोडक्ट्स। आईफोन जब यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ अगर आपको लगता है अगर आईफोन कभी इंडिया में आता ही नहीं, तो फिर क्या होता है इंडिया का हालत, राइट? तो इंडिया में कभी आईफोन आता ही नहीं, एंड्रॉइड ही चल रहा होता। बट वो आए यहाँ पे, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी लेके आए, वो यहाँ पे अभी नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं, वहाँ के एआई सिस्टम्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए कितना स्पीडली ग्रो कर रहा है इंडिया एआई के साथ में। ठीक है, चैट जीपीटी आया, देखो अभी आप कितना स्पीड से नए टेक्नोलॉजी हमको मिल रही है। लेकिन जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो वो साथ में सब कुछ लेके आते हैं अपना। ठीक है, मैनेजमेंट के स्किल्स भी लेके आते हैं, कैसे मैनेज करना है। केएफसी में कैसे लोग कैसे खड़े रहते हैं, कैसे आपसे प्यार से बात करते हैं, ऑर्डर लेते हैं और आपका काट लेते हैं, मतलब एटीएम कार्ड से पैसा। एंड मतलब आप समझो चीज़ों को, राइट? तो ये वाइल एफडीआई इज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड स्टेबल मनी, ठीक है, लेकिन एफपीआई इज़ कंसिडर एज अ हॉट मनी। तो ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे आप पढ़ लो, क्योंकि पुल कर सकते हैं कभी भी मनी, कभी भी पैसा निकाल के भाग सकते हैं एफपीआई वाले, पर एफडीआई वाले लाइफ टाइम रहेंगे। फिस्कल पॉलिसी आ गई हमारी, फिस्कल पॉलिसी जो कि आता है 1 फेब को बजट डे पे। पता होगा आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। निर्मला सीतारमन जी जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, निर्मला सीतारमन, आपको पता है हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। एफएम जो है वो बताते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या है देश की। फिस्कल पॉलिसी मतलब कितना देश स्पेंड करेगा पैसा, कितना एग्रीकल्चर पे करेगा, कितना डिफेंस में डालेगा, कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट है, इसके लिए इंफ्रा के स्टॉक उड़ने लगे थे। कितना बैंकों के देगा, पीएसयू बैंक का क्या रहेगा इसमें। फिर इनकम की पार्ट आएगी, तो वहाँ पे बोलेंगे कि भाई टैक्स में कुछ चेंज करने हैं क्या। पहले टैक्स जो है 15% दे रहे थे, अभी क्या बढ़ा के 20% करना है क्या, या 17% करना है क्या। टैक्स स्लैब चेंज करने हैं क्या, और जीएसटी में कुछ चेंज करना है। तो सारे टैक्स की जितनी भी चीज़ें रहेंगी ना, वो आ जाएंगी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। जो इनकम, देश की इनकम कहाँ से हो रही है, देश की कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, वो सब आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी में। बाहर कितना पैसा जा रहा है, बाहर से कितना पैसा आ रहा है, वो सब आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी के अंदर, राइट? अब हम लोग देखते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया है, बट आपको पता होना चाहिए भी फिस्कल पॉलिसी क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, राइट?
तो लेट्स मूव ऑन. फिस्कल पॉलिसी कंटेन्स द मेजर ऑफ गवर्नमेंट्स विच डील विथ इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. कितना रेवेन्यू है, कितना कमाया, एंड कितना खर्चा गवर्नमेंट ने, कितना खर्च करना है, कितना कमाना है, ये बताया जाता है. ठीक है. फिस्कल मेजर्स आर इम्पॉर्टेंट इन एनी इकोनॉमी बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस द मेजर ऑफ इट्स इनकम दैट इज प्राइमरी फ्रॉम द टैक्सेशन. गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, बताओ मुझे. गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है? टैक्स से. आप और मैं टैक्स पे कर रहे हैं. बहुत सारे लोग तो टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं. मैं तो पे कर रहा हूँ. एज अ टैक्स पेयर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है. मुझे खाली पैसा जा रहा है मेरा. मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से गवर्नमेंट को 40,000 रुपये दे देता हूँ. क्यों देना पड़ता है मुझे, राइट? तो ये जो 40,000 ये कहाँ जाते हैं? ये अलग अलग जो कंट्री अपना ये कलेक्ट करती है सारा पैसा, और इसको अलग अलग सेक्टर्स में लगाती है कि भाई यहाँ पे डिफेंस में इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, सबसे कलेक्ट करके. इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. बस यही है फिस्कल पॉलिसी, समझ लो इसको. ठीक है. अब देखो मैं बताता हूँ आगे क्या क्या है फिस्कल पॉलिसी में ना. जो टर्म्स है वो समझना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. फिस्कल पॉलिसी में से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा. फिक्स आएगा मतलब आएगा. मॉनेटरी पॉलिसी में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा मतलब आएगा. दोनों में से और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आएगा. मतलब किसी एक में से दो क्वेश्चन आएंगे, किसी में से एक आएगा, याद रखना. तो जो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस मेजर्स ऑफ इट्स इनकम, टैक्सेशन, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, हेल्थ केयर पॉलिसी, मिलिट्री फोर्सेस, इंटरनेट, बोरोइंग, एडमिनिस्ट्रेटर, मशीनरी, वेलफेयर, बेनिफिट्स, इन सब के ऊपर पैसा डालती है. बजट के दिन देखा होगा ना आपने. नहीं देखा, देखो आप सर्च करो बजट 1 फेब, निर्मला सीतारमण का भाषण पढ़ना. पहले आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. नहीं यार, निर्मला सीतारमण जी जो बोल रही समझ में आ रही, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, कितना कितना जा रहा है. इट इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डिमांड मतलब क्या है कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट पैसा डाल रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड है तो मैं वहाँ पे पैसा लगाऊँ. ठीक है. सप्लाई, कहाँ से कितना सप्लाई आ रहा है, कुछ अगर नई चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं, कुछ नहीं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे. अगर कोई फार्मा में अगर पैसा लगा रही तो वहाँ पे जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं पे जो है बढ़ जाएगा, वहाँ की डिमांड जो है बढ़ जाएगी. सेविंग्स क्या है, सेविंग्स भी लोगों के, अगर टैक्स रेट देखो सिंपल सी बात है, टैक्स रेट अगर कम हो रहे हैं तो लोगों की सेविंग्स जो है वो बढ़ने लग जाएंगी क्योंकि लोगों के पास पैसा बचेगा. समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे लोग, राइट? एंड ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी इन द कंट्री. ठीक है. budgeted excess of government expenditure over its revenue in a specific year is known as the fiscal deficit. ठीक है. फिजिकल डेफिशिएंट की वैसे डेफिनेशन नहीं आएगी आपको, बट स्टिल आप इसको समझो. विच इज जनरली डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो जो फिजिकल डेफिशिएंट होती है वो परसेंटेज में डिफाइन करते हैं. जीडीपी के कितना परसेंट में वो डिफाइन किया जाता है. ठीक है. इन अ फिजिकल डेफिशिएंट इज ब्रिज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ मार्केट बोरोइंग, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ओके. जो मार्केट की जो बोरोइंग है वो बहुत शॉर्ट टर्म, और देखो इसमें बोरोइंग भी आती है, कितना हम लोग पैसा ले रहे हैं खर्च करने के लिए. अगर हमारा खर्चा है 5,000 रुपये का, 5,000 करोड़ का पकड़ते हैं अभी, एक एग्जाम्पल, इतना नहीं, इससे बहुत ज़्यादा है, पर हमारे पास में सिर्फ 4,000 करोड़ है जो इनकम है देश की टैक्स से. लेकिन जो 1,000 करोड़ ऊपर के हैं वो कहाँ से आएंगे? वो हमें को कहीं से किसी देश से लोन लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बोरोइंग. तो वो बोरोइंग भी यहाँ पे आती है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब आता है. द फिजिकल डेफिशिएंट इज अ ब्रिज्ड बाय, मतलब मैंने बताया कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ से ब्रिज्ड होती है, वो हज़ार करोड़ की अमाउंट जो है वो आएगी कहाँ से? वो बोरोइंग, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आएगी, बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग. अ लार्ज फिजिकल डेफिशिएट एंड द consequently higher borrowing by the government will push up interest rate. क्योंकि देखो अगर हाई बोरोइंग रहेगी कंट्री की, हाई मतलब बहुत ज़्यादा लोन लेके बैठी कंपनी, तो कहीं ना कहीं पे वो कहाँ से निकालेगी, वो कहाँ से लेगी पैसा? वो अपने देश के लोगों से टैक्स से पैसा लेगी. ठीक है. और उस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे इन द इकोनॉमी टू मेक डिफ़िकल्ट टू कॉरपोरेट बोरोज टू फंड्स. तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी उसको लोन लेना है तो वो कहाँ जाएगी? वो बैंक के पास में जाएगी. और बैंक कहाँ जाएगी? वो आरबीआई के पास जाएगी पैसा लेने के लिए. ठीक है. बट अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, यहाँ पे 10% करके रखे हुए, जो कि जिससे आरबीआई बैंक को पैसे देने वाली है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 11% चार्ज करेगी इस कंपनी को. तो कहीं ना कहीं पे जो फंड, जो पैसा है गवर्नमेंट का, वो या जो आरबीआई का या बैंक का, वो पैसा कंपनी एक्सेस नहीं कर पा रही है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इसको अवॉइड करेंगे. 11% बहुत ज़्यादा होता है. तो वो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, बट ऐसा ही होता है. सो इकोनॉमी टू मेक डिफिकल्ट फॉर कॉरपोरेट्स
बोरोवर्स, कॉर्पोरेट बोरोवर्स, कंपनीज को जो है एक्सेस फंड करने के लिए दिक्कत हो जाती है। समझ रहे कितना सिम लिखा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन ना लाइन छोटी है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आती होगी चीज़ें, ठीक है। बट अब जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपको समझ पे आ रहा होगा। A country has a trade and other contact with entities abroad which result in receipt and the payment of funds, ठीक है, ये भी इसमें ही आता है। तो बाहर के जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके जो अब्रॉड में जो कि पेमेंट्स के जो रिसिप्ट, देखो यहाँ पे लिखा है इंक्लूड पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड रिसिप्ट फॉर द एक्सपोर्ट्स। तो जो इम्पोर्ट हमने किया है उसके पेमेंट हमें देने हैं, वो भी होंगे माइनस। जो रिसिप्ट है जिसके पैसे हमें आने वाले एक्सपोर्ट करेगा तो वो भी हो गए प्लस, तो वो भी देखा जाएगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड्स रिसीव्ड एंड पेड एंड अदर ट्रांसफर्स फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है। तो द करंट अकाउंट बैलेंस इज डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो जो बैलेंस होता है रिसिप्ट्स और रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे तो जो अकाउंट का बैलेंस है वो आ जाएगा, यहाँ पे वो बता रहे हैं। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है, प्लीज़ इसको नोट कर लो, इसको मैंने हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ, इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। देन हम देखेंगे अ कंट्री में हैव करंट अकाउंट सरप्लस। देखो ये ज़रूरी है कंसेप्ट, करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा जब रिसिप्ट्स ज़्यादा है पेमेंट से, ठीक है, और डिफिसिट रहेगा जब रिसिप्ट्स कम है पेमेंट से। इसको याद रख लो, ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इसको भी याद रख लेना है, इसको मैंने किया हाईलाइट। अ हाई फिजिकल डिफिसिट इन द प्रोपोर्शन टू जीडीपी caused by lack of competitiveness in the trade and excessive consumption in the negative commentary on the economy, ठीक है। हाई फिजिकल डिफिसिट प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी caused by lack of competitiveness in the trade, excessive consumption in the negative commentary of the, ठीक है। अगर हाई फिजिकल डिफिसिट रहेगा तो कहीं ना कहीं पे वो भी गलत है देश के लिए। हाई करंट अकाउंट डिफिसिट कैड, ठीक है, हाँ, करंट अकाउंट डिफिसिट दैट इज कैड रहेगा, अगर करंट अकाउंट डिफिसिट रहेगा तो कॉज नेशंस करेंसी टू बी वीकन, ओके, देश की जो करेंसी है वो भी, ये पॉइंट्स है ऐसे, ये हालांकि आपको पूछे जाएंगे। तो देश की जो करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं पे हाई, देखो सिंपल बात है, हाई करंट अकाउंट डिफिसिट, हाई करंट अकाउंट डिफिसिट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो करंट अकाउंट सरप्लस करंट अकाउंट डिफिसिट, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, मतलब जो पेमेंट्स आने वाले हैं उससे ज़्यादा रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, तो रिसिप्ट्स हैं, तो जो पैसा है हमने ज़्यादा दिया है, आया कम है, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए सही नहीं है, वो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। दिस मेक्स इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड विल दिस मेक्स इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। देखो क्योंकि कहीं ना कहीं पे देश की अगर करेंसी डेप्रेशिएट हो रही है, जैसे इंडिया की हो रही है यूएस के सामने, तो कहीं ना कहीं पे अगर डेफिसिट होती है तो जो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाती हैं, ठीक है। इट मेक्स मोर एक्सपेंसिव फॉर अस टू एंड विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज द कैपिटल गुड कमोडिटीज एंड बिकम एक्सपेंसिव। जो कमोडिटीज़ हैं या कैपिटल गुड्स है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इट रिड्यूस द क्रेडिट वर्थीनेस, हमारा जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो कम कर देता है ऑफ द नेशन मेकिंग बोरिंग। तो क्योंकि जब कहीं ना कहीं पे हम लोग लोन लेने जाते हैं हमारी कंट्री कहीं किसी और कंट्री का, इसमें तो हमारा क्रेडिट वर्थीनेस कम हो जाता है, और उस केस में वो लोग हमें रिस्क तो लेने के लिए रेडी होते हैं हमारे ऊपर, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमें हाई देते हैं, बहुत हाई हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर इज फंडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू मल्टीपल वेज, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो खर्चा हुआ है उसका वो कहाँ से भुगतान होगा, मतलब कहाँ से हम लोग भरेंगे। खर्चा तो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं हम लोग खर्चा, लेकिन कहाँ भरेंगे उस पैसे को, उस पैसे को भरेंगे हम लोग कैसे, इनकम टैक्स से, इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन टैक्सेशन से लेंगे, इंटरेस्ट से, डिविडेंड जो कमाए उससे भरेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग ले लेंगे, या जो एसेट्स है उनको सेल कर देंगे हम लोग, पैसा लोन पे ले लेंगे, या फिर जो हमारे एसेट्स है उनको बेच के जो पैसा आएगा उससे हम लोग खर्चे पूरे करेंगे, ठीक है। वाइल गवर्नमेंट, देखो फिजिकल पॉलिसी समझ में आ रही है, आई होप मैंने बहुत ही इजी, बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में समझाया सब चीज़ें। वाइल गवर्नमेंट ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन इट्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बेस्ड ऑन इट्स एक्शन, फिजिकल पॉलिसी बिंग कैटेगराइज। अब देखो कैटेगरीज क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी की, एक तो न्यूट्रल होती है, व्हेन गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको लिख लो, एक्सपेंडिचर अगर इक्वल हैं तो वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, वो हो जाता है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। लैग हो गया, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, राइट। एंड एक्सपेंशनरी मतलब क्या होता है, एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट एक्सपांड कर रही है, मतलब वो खर्चे ज़्यादा कर रही है देश के लोगों के ऊपर और कमा कम रही है। देखो, फिजिकल मेजर्स व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स इनकम, मतलब जो इनकम है वो कम है, वो कम है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर्स है या फिर जो एक्सपेंड कर रही है, जो स्पेंड कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, वो हाई है इनकम से। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियली। देखो आप बोलेंगे जयेश भाई फिर ऐसे तो गवर्नमेंट लॉस में चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट जितना एक्सपांड करेगी उतना अच्छा होता है। देखो, गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम लोग अगले 10 साल एक्सपांड नहीं करेंगे तो हम लोग 10 साल में सारा लोन चुका देंगे, लेकिन वो लोन चुकाने से अच्छा वो पैसा और लोन से कहीं पे लेना पड़े, इससे अच्छा उस पैसे को, लोन को हम लोग धीरे धीरे करके चुकाएंगे, लेकिन उस अमाउंट को हम लोग जो है वो रीपेमेंट करके हम लोग कर देंगे इंटरेस्ट के साथ में, लेकिन जो हमारे पास में कमाई हो रही है एक्स्ट्रा की, वो हम लोग देश के कर्जे फेडेंगे जब एक्स्ट्रा होगी, तब नहीं होगी तो हम लोग देश के प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे। देखो, नॉर्मल इंसान नहीं है गवर्नमेंट, या नॉर्मल कोई कंपनी नहीं है जो उसको पैसा बचाना है, उसको कोई पैसा बचाना नहीं है। गवर्नमेंट जितना कमा रही है उतना लगाना है उसको, जितना लगाएगी उतना देश के लोग हैप्पी रहेंगे, देश के लोग खुश रहेंगे, राइट। और उनकी जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रहेगी उतना अच्छी ग्रोथ होगी देश की। सो वो समझने वाली बात है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, फिजिकल मेजर्स व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आर लोअर देन, तो यहाँ पे क्या है, स्पेंडिंग्स जो है लोअर हैं किससे, इनकम से। तो इनकम ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट कमा रही है लेकिन स्पेंड कम कर रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। समझ लो इसको, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम पैसा खर्च कर रही है, एक्सपांशनरी मतलब बहुत एक्सपांड कर रही है, एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है और बढ़ाने की कोशिश कर रही है देश को, देश की इकोनॉमी, तो वो एक्सपांड कर रही है, उस टाइम पे वो बहुत सारा पैसा खर्च करेगी देश के लोगों के ऊपर, स्पेंड करेगी। इजी है, ख़त्म हो गया, इतना ही था फिजिकल पॉलिसी। बस बहुत से लोग कन्फ्यूजन करते हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर, पर अब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े मॉनेटरी पॉलिसीज की तरफ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसीज, मैंने बताया अभी आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से एक बार बता दूंगा मैं, पहले इसको क्लियर कर दूँ, नहीं तो सिस्टम लैग करेगा हमारा। ओके ओके, यस। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ क्वेश्चन है क्या किसी को? क्वेश्चन है तो डालो कमेंट पे, मैं क्लियर करूँगा, हर एक क्वेश्चन आपका मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। ट्विटर पे फॉलो कर दो, टेलीग्राम पे फॉलो करो यार, टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। देन टेलीग्राम पे फॉलो क्यों करना है, खाली उसके लिए नहीं, आपको मैं स्टॉक मार्केट का भी एनालिसिस करता हूँ, वो भी आपको मिलेगा, राइट, कहीं ना कहीं पे। और उसके अलावा यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना, और सपोर्ट करो। अल्गोरिदम होता है यूट्यूब का, राइट, तो जब आप लाइक और कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे मुझे फ़ायदा होगा वो। सो यहाँ पे अभी आपको मुझे बताना है, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि हमारी कंट्री, एक सेकेंड ना, फिजिकल पॉलिसीज़ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मुझे ये बताना है कि हमारी करंट अकाउंट हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो करंट अकाउंट सरप्लस में है या करंट अकाउंट डेफिसिट में है। सरप्लस मतलब ज़्यादा, डेफिसिट मतलब कम। डेफिसिट में है या सरप्लस में, ये आपको मुझे बताना है। ये सब चेक करके आप आ रहे हो, आपका काम है रिसर्च करना, रिसर्च करके बताओ यार, ढूंढो, गूगल करो, गूगल है आपके पास में। ऐसा तो है नहीं आपको घर छोड़ के कहीं जाना पड़ रहा है रिसर्च करने के लिए, गूगल पे ही ढूंढना है आपको। चैट जीपीटी है, गूगल है, सब कुछ तो है आपके पास में, अभी क्या चाहिए आपको और, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, अभी कहाँ तक आ गए थे हम लोग? ओके, वाइल गवर्नमेंट ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बेस्ड ऑन द एक्शंस, फिजिकल पॉलिसी इज बिंग, ओके, ये तो हो गया पॉइंट, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी लेंगे अभी हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी, ओके। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आती है, मैंने बताया आपको आरबीआई लेके आती है, 2 से 3 बार बता चुका हूँ, ये एग्जाम में आ सकता है, टेस्टेबल क्वेश्चन है वो, ठीक है। डील विद द मनी सप्लाई, ठीक है, मनी का जो सप्लाई है, मतलब कभी पैसा मार्केट में फ्लो करवाएगी जानबूझ के, कभी नहीं करवाएगी, उसको लगेगा वो करेगी, जब उसको लगेगा कि राइट टाइम क्या है देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए, अगर वो कम करना चाहेगी पैसा तो निकाल लेगी पैसा, हट डाल देगी, ठीक है। ये काम होता है आरबीआई का, ठीक है। ऐसा नहीं खाली नोट छापने का काम है आरबीआई का, नोट छापने का ही काम नहीं, ये भी काम होता है, ठीक है। सप्लाई और इन्फ्लेशन देखेगी, इंटरेस्ट रेट देखेगी, ठीक है,
और फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो देखेगी, एंड मैनेजिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, कि देश में जो प्राइजेस है वो कहीं बहुत हाई ना हो जाए, कहीं नीचे ना गिर जाए, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखेंगी वो एक बार सही से समझ के, और फिर अपने डिसीजंस लेंगी और उस हिसाब से पॉलिसीज को लेके आएंगी देश के फ़ायदे के लिए। हमेशा देश का फ़ायदा देखती हैं वो, और ख़ुद का फ़ायदा नहीं देखती हैं, ये चीज़ समझना है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, समझो इसको। सेबी जैसे है, सेबी स्टॉक मार्केट रेगुलेट करती है, वैसे आरबीआई मनी मार्केट या फिर पैसों को या इन्फ्लेशन को या फिर इंटरेस्ट रेट्स को या फिर पैसे जो छपते हैं उनको मॉनिटर करती है। समझ में आ रही चीज़ें? इसे मॉनेटरी पॉलिसी सिमिलर टू द फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जैसी है, हालांकि नहीं है बट है, यहाँ पे लिखा हुआ तो है। फिजिकल पॉलिसी इज रेफर्ड टू एज आइदर बीइंग एक्सपोनेंशियरी और कॉन्ट्रैक्शनरी डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी सेंस। ओके, फिजिकल पॉलिसी के तरह ही जो है कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशनरी होते हैं। कैसे होते हैं मैं समझाता हूँ अभी। देखो इसको पहले डायग्राम में ही समझाऊँ क्या मैं, जैसे मैंने आपको फिजिकल का समझाया था तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, देखो सिंपल सी बात है, फेज़ होती है, ठीक है। अगर पीक पे है हमारी फेज़, तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है इकोनॉमी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्प हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर मतलब बढ़ जाता है, मतलब कि बहुत ही ऊपर चली जाती है। उस टाइम पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे क्या होता है, लोगों के पास यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, जो लोग पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, वो क्या करती है आरबीआई, क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देगी, बढ़ा देगी, जैसे कि अभी किया था। अभी कितना चल रहा है इंटरेस्ट रेट? 7 चल रहा है। इकोनॉमी कहाँ चल रही है? हाइट पे चल रही है, बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, लोग मार्केट से पैसा निकालेंगे, क्योंकि बोले यहाँ पर रिस्क लेने से अच्छा तो हम लोग 7% तो हमें एफडी में मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, एफडी के अकाउंट में डाल देंगे, सेविंग कर देंगे पैसों को। तो क्या होगा, यहाँ से पैसा निकल के क्या होगा, नीचे, मतलब यहाँ से पैसा निकल जाएगा, नीचे गया। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट तब बढ़ाएगी जब बहुत पीक लेवल के ऊपर है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो वापस एक स्लो डाउन आएगा, यहाँ पे स्लो डाउन आएगा, मतलब कि यहाँ पे लोग पैसा सेव करना स्टार्ट करेंगे, ना कि स्पेंड करेंगे। स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्पेंड नहीं करेंगे पैसा तो कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शन लेवल्स डाउन हो जाएंगे, राइट। प्रोडक्शन भी डाउन गिरेंगे, स्पेंड भी कम करेंगे लोग, डाउन, राइट। तो कम होगा प्रोडक्शन, कम होगा जो प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, लोगों के पास में जॉब नहीं रहेगी, तो हम लोग एक रिसेशन में एंटर कर जाएंगे या फिर एक स्लो डाउन में एंटर कर जाएंगे, राइट। फिर से जब रिसेशन आ गया, अब इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा भाई, इंटरेस्ट रेट कम करने से जो लोग एफडी पे अच्छा इंटरेस्ट रेट ले रहे थे, वो बोलेंगे यार एफडी में डालने से अच्छा पैसा वापस मार्केट में डाला जाए, वो फिर से मार्केट में पैसा डालते हैं निकाल के। फिर से क्या होता है, कहीं ना कहीं पे जो कंपनीज है उनको पैसा मिलता है, राइट। इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग जो कंपनी से पैसा एक्सेस कर पाती है वो हाई प्रोडक्टिव बढ़ाती हैं वापस से, फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है लोगों की, और फिर एक हम लोग ऊपर एक जो है ग्रोथ फेज में, जो ग्रोथ फेज है उसमें चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही क्लियर, बहुत ही वाइजली मैंने आपको समझाया इस चीज़ को। अब देखते हैं इसको इसमें, क्योंकि अभी आगे भी एक टॉपिक है, इसमें ही नहीं आगे भी ये इसकी ज़रूरत आपको आगे 2 पॉइंट्स में पढ़ने वाली है, और मुझे लगता है ये तो ज़रूरी है ही है, बट और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में ये बताना ज़रूरी था, इसके लिए मैंने इसको कवर अप किया है। जूम कर लूँ और कितना जूम करना है, यस, ओके। सो देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे देखिए अब आप, एक्सपोनेंशियली मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज टू पुश मनी इन इकोनॉमी, राइट। मैंने आपको बताया पुश कैसे करेगी इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट कम करके, ठीक है। इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, सप्लाई एंड रिडक्शन इन इंटरेस्ट टैक्सेस। ये आपको पहले समझ में नहीं आता, जब ये डायग्राम समझाई मैंने कि जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो लोग पैसा बाहर निकाल के बोलेंगे यार एफडी में नहीं रखना, अपने को सेविंग नहीं करना है, उसका इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है अभी, अब डालते हैं मार्केट में, तो मार्केट में लेके आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में पैसों का, राइट। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड स्टेबली एंड रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट। समझ आ गया? एक्सपोनेंशियरी पॉलिसी के अंदर, किसमें? एक्सपोनेंशियरी में। और ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, नीचे एक्सपांड किया था, याद रखना। एक्सपांड करना मतलब वापस इकोनॉमी को ऊपर भेजना,
फिर से ऊपर जाएगी इकोनॉमी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करे मतलब बहुत हाइट पे वहाँ से कम हो रहा है। अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कि नहीं, चलो आप बताना इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है या जो है एक्सपांशनरी है, इस डेट के हिसाब से बताना। और शायद अगर आप इसको 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद देख रहे हो तो शायद से सिनेरियो चेंज हो सकते हैं, बट अभी के लिए अगर आप बताओगे तो आप बता सकते हो। और आगे चल के भी आप चाहो तो जब भी जो फेज चल रहा है उस टाइम डेट के हिसाब से मुझे बताना, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा आप लोगों से कि क्या है, ठीक है। और आपको भी मुझे लगेगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिला है, ठीक है। ऑन अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इंटेंट टू कूल डाउन, मैंने बताया जब हाइट पे रहेगी तब कॉन्ट्रैक्ट होगा। कूल डाउन करना या हीटेड अप इकोनॉमी को गिराना नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे गिराना, ऐसा नहीं खाली ऊपर ही जा रही, ऊपर ऊपर जाती रहेगी तो जब एक क्रैश आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। तो उसको एक साइकिल में चलना होता है, इकोनॉमी को एक साइकिल में चलना होता है। मैं दिखाऊं अगर आपको, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग आते हैं tradingview.com के ऊपर, एंड tradingview.com के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर सुपर चार्ट, एंड मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर इकोनॉमी दिखाने के लिए। इकोनॉमी कैसे देखा जाएगी कि मार्केट कहाँ चल रहा है, कैसे देखा जाएगा, मार्केट कैसे मालूम चलेगा कैसे कहाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आपको इंडाइसेस मालूम चलेगा। मैंने आपको इंडाइसेस के बारे में बता रखा है। इंडाइसेस निफ्टी 50 का चार्ट खोला है मैंने, राइट, यहाँ पे, ठीक है। मैं 1 मंथ का चार्ट खोलूँगा अभी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। देखो कहाँ है मुझे बताओ, इंडिया की जो इकोनॉमी इस टाइम पे कहाँ चल रही, देखो कितना हाइट पे है यहाँ पे, राइट। और पहले यहाँ पे नीचे गिरी थी, यहाँ पे देखो एक रिसेशन टाइप आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, राइट। बट यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, हीटेड अप है। हीटेड अप है मतलब क्या है आपको पता है, अब आप खुद बताओगे मुझे कि हीटेड अप है मतलब आरबीआई को कौन सी पॉलिसी डालनी चाहिए, ये आप खुद बताएंगे मुझे, ठीक है। सेंट्रल बैंकर कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट विथ टूल सच एज अ रेपो रेट। रेपो रेट मतलब देखो यहाँ पे रेपो रेट, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं, बट रेपो रेट मतलब क्या, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जब जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को, जैसे एचडीएफसी बैंक, इनको जो पैसा देती है वो किस रेट पे देती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट मतलब कि जिससे एचडीएफसी बैंक और इन बैंकों से आरबीआई पैसा लेती है। मैंने आपको बताया कभी कभी पैसा देगी इन बैंक्स को देने के लिए लोगों को, ताकि सप्लाई हो मार्केट में, और कभी कभी इन बैंक से ले लेगी पैसा वापस से, ताकि मार्केट का सप्लाई थोड़ा कम हो, राइट, क्लियर है। तो जब लेगी तो वो रिवर्स रेपो रेट से लेगी, जब देगी तो रेपो रेट से देगी। आई होप इट्स क्लियर। कैश रिवर्स रेशियो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हाउ टू होल्ड कैश रिजर्व विद द बैंक, सेंट्रल बैंक। तो जो आरबीआई के साथ में जितना मिनिमम अमाउंट वो मिनिमम एक रख सकती है, मिनिमम परसेंटेज वो रख सकती हैं, वो यहाँ पे बताया गया कि उसको कैश रिवर्स रेशो बोलते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब क्या, एसएलआर मतलब क्या होता है, ये होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हाउ टू होल्ड कैश इक्विवेलेंट सच एज अ गोल्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज होती है, इसके अंदर जो कैश इक्विवेलेंट जो होल्ड कर सकती है मिनिमम, उसको बोलते हैं एसएलआर। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक बार देख लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, जो चेक कर सकते हो आप। लेकिन ऐसे एसएलआर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मुझे लगता है, बाकी कैश रिवर्स रेशो बाकी इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। देयर इज नो शॉर्ट फार्मूला टू हैंडल द इकोनॉमिक इशूज सच एज अ स्लोइंग डाउन इन द ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑर्डर्स। ये जो इन्फ्लेशन होता है, एक्सचेंज रेट के जो प्राइसेस अप डाउन होते हैं, या फिर ग्रोथ होती है, या स्लो डाउन होता है इकोनॉमी और रिसेशंस आते हैं, इसके साथ में एक ना फॉर्मूला नहीं है प्री डिफाइन कि भाई हाँ ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट इसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी है, ये अलग अलग लोग हैं, इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट है, कॉरपोरेट है, गवर्नमेंट है, देन बाहर के इकोनॉमीज़ हैं, इन सब का इम्पैक्ट होता है। कौन कैसा बिहेव करेगा कब कुछ पता नहीं है, और इन सब चीज़ों का असर हर बार अलग होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द टू अरेंज द प्री डिटरमाइंड फार्मूला टू मैनेज दिस इश्यूज। गिवन द वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट, डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज, the same policy actions have made different outcomes in the different economies। तो ये जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी के जो ये सारे जो चीज़ें हैं, इनके अंदर अलग अलग देशों में सेम एक्शंस लेने के बावजूद भी अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं, या अलग अलग रिजल्ट्स के लिए अलग अलग देश अलग अलग तरीके के जो है स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, वो यहाँ पे इन शॉर्ट बताया गया है।
और वो अपनाने के बाद में भी अलग अलग ही रिजल्ट, मतलब सेम स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई करेंगे तो भी अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा वो बताया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे पहले डिलीट कर दूँ ताकि सिस्टम आगे लैग नहीं करेगा। सिस्टम लैग नहीं करता एक्चुअली, ये वन नोट का जो है ना यही लैग करता है, बट ठीक है दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें भी, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे। मॉनेटरी पॉलिसीज का पॉइंट हो गया है, होप आपको समझ में आ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड में ही है, बाहर के लोगों के साथ में ट्रेड करना। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज रेट मतलब कि बाहर के मतलब जो रेट्स क्या चल रहे हैं, हर यूएस का डॉलर क्या प्राइस चल रहा है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट क्या है देखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द टोटल, ओके ये करने से पहले मुझे आपको क्या बताना है, आपको मुझे इंडिया का रेपो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट बताना है। ये असाइनमेंट ले लो, आप नोट कर लो, या अभी तुरंत पॉज करो, सर्च करो, ढूंढो और लेके आओ और लिखो मेरे कमेंट बॉक्स में क्या है, बताओ मुझे क्या है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी, कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपांशनरी, ये भी बताना मुझे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड refers to the total trade that country does with all other countries in the world, ठीक है। पहले तो बहुत कम था, जब से ग्लोबलाइजेशन आ गया तब से कहीं ना कहीं पे इंडिया जो है बाहर के लोगों से कनेक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लगा है। पहले बहुत कम था, कम हुआ करता, पहले मसालों की ट्रेड हुआ करती थी, आज भी होती है मसालों की ट्रेड, लेकिन आजकल मसालों में कुछ हमारे केमिकल्स मिल रहे हैं, आपने देखी होंगे न्यूज़ बहुत सारे, ठीक है। A country's balance of payment in the statement showing transaction of the country of the rest of the world। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये याद रखो, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बाकी कंट्री के साथ में हमारे क्या ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, वो सब यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ड याद रखना है। बैलेंस ऑफ पे आएगा क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट फिक्स आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, ये आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, दैट इज करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। देखो इसको याद करना ज़रूरी है थोड़ा सा, देखो मैं समझा देता हूँ आपको, इसको याद रखो इस डायग्राम को। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये किससे बनती है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है, द करंट अकाउंट हैज़ ऑल द डिटेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ रिवेन्यू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, एफडीआई, एफआई, लोन्स, ग्रांट्स, एफडीआई, एफआई, लोन्स, ग्रांट्स, यहीं पर ही याद कर लो, यहीं पर ही याद कर लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, याद रखना है। करंट अकाउंट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, देश में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और कैपिटल अकाउंट में क्या पैसा आ रहा है क्या जा रहा है। करंट अकाउंट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफआई, लोन और ग्रांट्स देखे जाते हैं। समझ आ गई बात, ये याद कर लो, फिक्स आएगा, इसमें से कुछ तो आएगा। ऐसा आएगा कि लोन किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। एफआईआई, डीआईएस किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। ये आपको चूज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। सो इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है। इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स, इसको भी लिख लो अभी यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स, मतलब हम लोग बाहर के देशों से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंट्री विल हैव करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर है, बहुत सिंपल, करंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोला जाएगा, राइट। और अगर इंपोर्ट्स कम है एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, बाहर ज़्यादा माल भेज रहे हैं, पैसा ज़्यादा आ रहा है, कमाई ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं। लिखा हुआ है, आप पढ़ो उसको, करंट अकाउंट सरप्लस, ये लिख ही लो, ये एग्जाम से जाते हुए देख के जाना है। 2 पॉइंट्स, एक तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, इसमें से फिक्स एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे आपको
101% इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसको करके जाना, मैं लिख के देता हूँ, ये आएगा ही आएगा। सिमिलरली द कैपिटल अकाउंट विल बी सरप्लस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़ें। इफ द imports are more than the exports, the country will have current account deficit, and if the exports are more than the imports, then it will be a current account surplus. Similarly, the capital account will be in surplus in flows more than the outflows, in the deficit if outflows are more than the inflows of the capital account. ठीक है, surplus and the deficit on both current and capital account put together makes balance of payment. मैंने आपको बताया अकाउंट और अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम लोग तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही है। 3 डेफिनेशन, एक तो ये करना था आपको क्या क्या करंट अकाउंट में और जो करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या था, और यहाँ पे नीचे जो ये वाली डेफिनेशन जो मैंने दे रखी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस, इसमें से एक डेफिनेशन आएगी। ये पूरे पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको फिक्स आएगा। इफ कंट्री इज रनिंग ऑन कंडीशन डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट, इट वुड नीड्स टू बी सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो एटलीस्ट कैपिटल अकाउंट इसमें हो, सरप्लस में हो, टू सपोर्ट दैट डिप्लेट दिस फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो जो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व वो स्ट्रांग रहें। अगर ये नहीं होगा तो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व है वो ड्रॉप होने लगेंगे। In both this situation, the country runs the risk of losing confidence in the market participant in the country, at the currency of the country would lose its value. Depreciate होना start हो जाएगी currency, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई होप क्लियर है सारे पॉइंट्स, आपको इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ हार्ड है। बट आप अगर समझना चाहो तो 2 बार पढ़ो, 2 बार नोट्स, 2 बार वीडियो देखो, 2 बार नोट्स पढ़ो, 1 बार वर्कबुक पढ़ो, देखो कैसे नहीं आप एग्जाम में सही से जाते हो। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन क्या, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, उसको 2 बार पढ़ लो अभी से ही, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से रिकॉल होगा। ग्लोबलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि बाहर के देशों को हमारे देश में अलाउ करना और हमारे देशों को बाहर के देश में अलाउ करना ट्रेड करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन सिंपली स्टेटिंग द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म टू प्रोड्यूस एनीथिंग एनीवेयर, कहीं पर भी बनाओ। टेस्ला चाइना में बन रही है, इंडिया में बिक रही है। आईफोन चाइना में बन रहे थे, इंडिया में बिक रहे, अब तो प्रोडक्शन आ गया इधर, बट पहले चाइना में बन रहे थे, इंडिया में बिक रहे थे। ठीक है, कहीं पर भी बनाओ, कहीं पर भी बेचो, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एनीवेयर। तो जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया, देखो बताओ डेट क्या थी, मुझे बताना। ग्लोबलाइजेशन कौन लेके आया इंडिया में, कौन लेके आया और उसकी डेट क्या थी, ये मुझे बताना है आपको, इंडिया का। कमेंट में बताओ मुझे, ढूंढो, रिसर्च करो, बताओ मुझे खुद को नहीं पता एक्चुअली में, रिसर्च देखना। देखो एज अ आर ए आपको सब चीज़ें याद नहीं रखनी है, सब कुछ है ना हमारे पास में, हम याद रख सकते हैं, देख सकते हैं कभी भी सर्च करके, राइट। तो वो चीज़ है। वर्ल्ड इज बिकम अ फ्लैटर विथ, ओके सॉरी, यहाँ पे सेल एनीथिंग एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इट ऑल्सो मीन्स दैट द रिसोर्सेस विल फ्लो टू द प्लेस वेयर दे प्रोड्यूस बेस्ट, जहाँ पे वो बेस्ट बनते हैं वहाँ से निकलेंगे, और जहाँ वो बेस्ट कमाते हैं, जिन लोगों को एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है, वो मिलेगा उनको। जैसे कि अगर इसका कुछ एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो इंडिया के जो मसाले हैं वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं। चाइना के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, इंडियंस को सस्ती चीज़ें पसंद है, इसके लिए वो इंडिया में बहुत बिक रहा है माल। ठीक है, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ फ्लैटर विथ लेस एंट्री बैरियर्स, लेस एंड लेस एंट्री बैरियर्स विथ एन ऑब्जेक्टिव टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट ऑफ रिसोर्सेज। जो हर देशों के पास में रिसोर्सेज है उनको फ़ायदा होता है। इकोनॉमीज आर रियलाइजिंग दैट द प्रोडक्टिव एटीट्यूड वुड नॉट टेक देम लॉन्ग एंड दे नीड टू ओपन अप इकोनॉमीज टू वर्ल्ड टू प्रोग्रेस एंड अलोकेट द रिसोर्सेज टू मैक्सिमम। देखो जो अलग अलग देश है सारे एक साथ में आके बोलते हैं कि नहीं यार, आप हम सब एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो हमारा सबका ही फ़ायदा होने वाला है उसमें। हमारे देश में जो अच्छी चीज़ है वो आपके देश में चाहिए होंगी तो वो आप ले लो, और आपकी देश की अच्छी चीज़ें हमें दे दो, राइट। तो वो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि इंडिया का गेहूं जाता है अलग अलग देशों में, अफ्रीका में जाएगा या फिर और भी जहाँ देश है, जैसे सऊदी में जाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है इन लोगों को गेहूं की, वो वहाँ का ऑयल हमारे पास में आता है, राइट। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास में ऑयल के रिसोर्सेस नहीं है बट उनके पास में, हमारे पास में गेहूँ है तो हम लोग उनको गेहूँ देंगे, चीनी देंगे, चावल देंगे, राइट। According to many countries, including the developing ones, have embraced globalization by opening their economies. उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की है, लेकिन एक कंट्री जो नहीं कर रही है, नॉर्थ कोरिया।
आपको पता है नॉर्थ कोरिया नहीं करती है, वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है उधर के चीज़ें नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं आती, बाहर के अंदर नहीं जाती हैं। हाउएवर देर इज़ नो कंपल्शन ऑफ, बाकी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज कर चुके हैं, देर इज़ नो कंपल्शन ऑफ इकोनॉमी टू डू सो, कंट्री डिसाइड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑन इट्स ओन। तो हर कंट्री का खुद के राइट्स है, हमें करना है नहीं करना है। हमने चाइना के ऐप्स बैन कर दिए क्योंकि हमें नहीं चाहिए थे वो, राइट। पाकिस्तान से कपास लेना या फिर जो कुछ भी और प्रोडक्ट्स थे वो लेना बंद कर दिए क्योंकि नहीं चाहिए थे, हमने इम्पोर्ट्स करना और एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ में, टेरिटरी इश्यूज थे हमारे इस वजह से। ग्लोबलाइजेशन इज गुड एंड बैड फॉर इकोनॉमीज, हैज ऑलवेज अ नेगेटिव डिबेटेबल इश्यूज, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डिबेटेबल इश्यूज। हेयर इज द बिग पिक्चर ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव्स दिखाए यहाँ पे। ये आखिरी पॉइंट है क्या? लेट मी सी, नहीं और भी है, और भी 2 पॉइंट्स है इसके, और आगे है, और डोंट वरी अभी आगे है। और पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेस्ट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज एज दे आर एबल टू फ्लो वेयर दे हैव प्रोड्यूस बेस्ट, जहाँ पे वो बेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि गेहूँ हमारे इंडिया में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है उसको उगने का, और अर्न जहाँ बेस्ट करते हैं वहाँ चली जाएगी गेहूँ, वहाँ हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उसको। इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लर्न एंड ग्रो। ओके, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ के टेक्नोलॉजीज़, वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ के चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलेंगे, एक्सपोजर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। गेहूँ निकालने की मशीन मिल गई इंडिया को, पहले नहीं थी, जब हमने उनके साथ में इंटीग्रेट किया तब हुआ ना ये सब चीज़ें। ठीक है, बेनिफिट्स टू एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि एंड जो कंज्यूमर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट्स होता है ग्लोबल कंपटीशन की वजह से, विच इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इनकरेज करता है। एंड कीप प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विस अंडर चेक, जो भी प्राइस है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर इंडिया के प्राइजेस बहुत हाई हो रहे तो हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करके थोड़ा सस्ता कर सकते हैं यहाँ की प्राइजेस को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। ग्रेटर एक्सेस टू द फॉरेन कल्चर इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, मूवीज़, म्यूज़िक। ठीक है, तो जापान जो है आपको पता है वो खाली म्यूज़िक और उसमें पहले फेमस था, अब तो काफ़ी हो गया। जापानीज़ मूवीज़ एंड आप देखते होंगे, चाइना की मूवीज़ आप देखते होंगे, राइट। तो वो उनके कल्चर उन्होंने यहाँ से स्प्रेड करे हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो पॉसिबल हुआ है। नेगेटिविटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट? क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी होगी। इंक्रीज डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ठीक है, हालांकि जिसको अमीर होना होता है वो कैसे भी हो जाता है मेहनत करके। ठीक है, पुअर रहते क्योंकि उनको मेहनत करनी नहीं होती है, ये मेरा मानना है। बट बाकी स्टिल इकोनॉमिकल लैंग्वेज में अभी रिच हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं, राइट। कॉम्पिटिशन रिजल्ट्स इन अगर मैंने गलत बोला तो बताओ, सही बोला ना? तो कंपटीशन रिजल्ट्स इन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एज जॉब कैन मूव मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री। जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनमें जॉब चले जाएंगे, जैसे चाइना में चले गए, इंडिया में आ गए या फिर बाहर के देशों में। लेकिन जो श्रीलंका या जो छोटे कंट्रीज़ है, भूटान, यहाँ से लोग वहाँ से निकल के बांग्लादेश से लोग इंडिया में आके जॉब करने की देखे, क्योंकि इंडिया में जॉब अच्छी मिलती है। डेवलप कंट्रीज़ को मिलते हैं ये। ठीक है, कंट्रीज़ विथ लेस कॉम्पिटेंट टैलेंट में हैव विदाउट अपॉर्चुनिटीज़, जिनके पास में कम लोग हैं, कम टैलेंट है, वो लोग थोड़ा कम। जैसे कि अभी नासा के पास में इंडियंस हैं सारे हमारे, राइट। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, इसके लिए यहाँ के लोग वहाँ गए। हमारे जो टैलेंट है वहाँ पे उसको कदर है। अगर उन सारे जो साइंटिस्ट है उनको अगर ज़्यादा पैसा दिया जाता है यहाँ पे रुकते हो, क्योंकि पैसा तो कमाना सबको है ना यार। ऐसा थोड़ी कि सब कुछ देशभक्ति पे ही करेंगे, पैसा भी कमाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि घर वालों को भी खिलाना है ना, घर वालों को भी पैसा देना है, वो चीज़ है। इंटीग्रेटेड ये नहीं बोल रहा हूँ कि देशभक्ति ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं पे यार घर के लिए पैसा कमाना भी तो ज़रूरी होता है ना। और हर कोई अपने फ़ायदे की नहीं सोचेगा तो किसकी सोचेगा? दूसरे के फ़ायदे की तो कोई भी नहीं सोचता है, ना आप सोचते हो, ना मैं सोचता हूँ, ना कोई और सोचता है। सबको अपना ही फ़ायदा ढूंढना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाते हैं। थाईलैंड, पता नहीं कहाँ, पता नहीं, थाईलैंड में नहीं, कहीं और जाके जॉब करते। थाईलैंड में तो कहीं और किसी और घूमने जाते हैं वहाँ पे तो। और इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज मीन्स दैट प्रॉब्लम in one part of the economic world just a second. Integrated economy means that the problem in one part of the world will affect the other part of the world.
तो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी होने की वजह से प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी देश में एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम आ रहा है तो बाकी देश की इकोनॉमी भी गिर जाएगी। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, चाइना का एक क्रेसिस था बीच में, एक आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया हूँ अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ तो हो गया, अभी भी है वो, मैं नाम भूल चुका हूँ उसका। उसके वजह से जो क्रेसिस, उसके वजह से सारी इकोनॉमी गिरने वाली थी, बोला लोगों ने, लेकिन गिरी नहीं। लेमन ब्रदर क्राइसिस, मतलब अभी वो हो रहा उधर है, लेकिन उसका असर पूरे देश, पूरे सब कंट्रीज़ के ऊपर हुआ, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ वो। ठीक है। रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, ये 5.4 पॉइंट है। इसके बाद में और भी पॉइंट्स रहेंगे वो अगले इसमें पार्ट 3 में मैं कवर अप करूँगा, डोंट वरी। तो हालांकि आपको जो जॉइन में मिलेगा, कुछ लोगों को ये पार्ट 3 में मिलेगा। One of the key focus areas fundamental analysis whether and how much is the business likely to grow and shrink. बिजनेस ग्रो करेगा या श्रिंक करेगा, ये बताना फंडामेंटल एनालिसिस से एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। वाइल इट मे डिपेंड ऑन लॉट ऑफ, देखो सिंपल है, इकोनॉमिक एनालिसिस का फंडामेंटल एनालिसिस से क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, ये बताया गया। इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट द पर्टिकुलर बिजनेस। कि इकोनॉमी बताती है कि बाहर देश में क्या जीडीपी क्या चल रहा है, इनकम क्या है देश की, और उसका क्या क्या चीज़ें हैं देश में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, सब चीज़ें इकट्ठी करके देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे अरे हाँ इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। स्टडिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन ओवरऑल द इकोनॉमी इन द कंट्री। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द पॉलिसी सपोर्ट फर्दर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी और अदरवाइज। देखो इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी से हमें दिखेगा कि देश की ग्रोथ होने वाली है नहीं होने वाली है, जीडीपी से हमें मालूम चलेगा कि क्या देश में हो रहा है, राइट, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इनकम, देश की इनकम क्या है, वो जीडीपी से मालूम चलेगा, राइट। Then tracking metrics such as the interest rate, inflation, public expenditure, fiscal deficit help us to understand the future direction of the monetary and fiscal policy, कि अगली आने वाली monetary policy और fiscal policies कैसी रहेंगी। ठीक है। Once an analyst develop to understanding this, she or he can understand how the future trajectory of economy is likely to affect the specific industry. एक बार आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे तो उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं पे पता रहेगा कि फ्यूचर की जो ट्रैजेक्टरी किस साइड में है कंट्री की, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको किस सेक्टर में पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, समझ में आ जाएगा। सेक्युलर, साइक्लिकल एंड सीजनल, मैंने आपको बताया आई गेस इसमें से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बड़ा पॉइंट है और समझने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट बड़ा, बट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट भी करता है वो। ठीक है। मैंने थोड़ा सा कैमरा मेरा फिक्स करने का कोशिश किया है, लाइट इश्यूज़ हो रहे हैं थोड़े से और कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, बट ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग चल रहा है अभी इस टाइम पे, सेक्युलर, साइक्लिकल एंड सीजनल ट्रेंड। ट्रेंड्स है, मतलब आपको पता है ट्रेंड्स, और सेक्युलर क्या होता है, साइक्लिकल क्या होता है। साइक्लिकल तो समझ गए होगे आप, एक साइकिल में चलना। सीजनल मतलब कि एक सीज़न में आना पर्टिकुलरली। ठीक है। तो अब हम लोग ये तीनों ट्रेंड को समझेंगे, उसमें से सेक्युलर पहले समझेंगे। सेक्युलर मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड यार, हाँ, सेक्युलर मतलब होता है कि एक बार चेंज आना ऐसा बड़ा वाला कि वो पूरा सिस्टम या पूरा इंडिया की पूरी, मतलब जो ये है पूरा चेंज हो जाना, और लाइफ टाइम के लिए चेंज होना, या परमानेंट चेंज हो जाना, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होना। इकोनॉमिक और जो साइक्लिक होते हैं वो एक साइकिल पे चलते हैं, और सीजनल मतलब एक सीजनल पे चलते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे क्या है, इनको याद रखना है। इन सेक्युलर में से एक आ जाएगा, साइक्लिक में से इन्वेंट्री के ऊपर एक आता है, ठीक है, या फिर कमोडिटी के ऊपर एक आता है, और सीजनल के ऊपर से कुछ भी नहीं आता है। सीजनल ऐसा ही है, टाइम पास खाली, बट ये साइक्लिक और सेक्युलर ट्रेंड जरूरी है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेक्युलर, साइक्लिक, सीजनल ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म, अब इसको क्या हो गया, secular trend refers to the long term एक सेकंड, हाँ, सेक्युलर ट्रेंड मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म चेंज होता है, याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, टेस्टेबल है। दैट इज ऑक्यूरिंग इन द इकोनॉमी इन और द इंडस्ट्री, दे कैन क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन अ गुड सर्विसेज बीइंग कंज्यूम्ड और मैनर इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड। ओके। ऑन अदर हैंड साइक्लिक ट्रेंड्स रेफर्स टू द टेम्पररी ट्रेंड्स, मैंने आपको बताया साइक्लिक जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, और सीजनल जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आपको एग्जाम में प्रेडिक्टेबल आता है तो वो सीजनल ट्रेंड है,
टेम्पररी आता है तो वो साइक्लिक ट्रेंड है, और लॉन्ग टर्म आता है तो वो सेक्युलर ट्रेंड है, याद रखना है। या सेक्युलर आएगा तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन आएगा, साइक्लिक आएगा तो टेम्पररी आएगा, सीजनल आएगा तो प्रिडिक्टेबल आएगा, ये याद रखना है। याद कर लो, लिख लो किसी पेज के ऊपर, समझ लो चीज़ों को, ठीक है। साइक्लिक ट्रेंड रेफर्स टू द टेम्पररी ट्रेंड्स दैट अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। और सीजनल ट्रेंड्स आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न दैट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन, प्रोडक्शन मतलब कि एक कंपनी बना रही है कुछ चीज़ें, कंजम्पशन मतलब कि लोग उस चीज़ को ले रहे हैं, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना प्रोडक्शन करना है उस चीज़ के लिए, कितनी चीनी बनाऊं जितनी लोग खा रहे हैं। तो वो चीनी कब ज़्यादा बिकेगी, दिवाली में ज़्यादा बिकेगी, तो वो सीजनल ट्रेंड है इसके लिए, ठीक है। या स्वेटर्स हैं वो भी सीजनल में आते हैं कि भाई विंटर में ही बिकेंगे, कूलर्स हैं विंटर में बिकेंगे। साइक्लिक मतलब एक साइकिल के हिसाब से चलते हैं, मूड के ऊपर है लोगों के, कभी जो है वो लोग जिम कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी घूमना पसंद कर रहे हैं, तो वो साइकिल में आता है। कभी लोगों के पास में पैसा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो लोग घूमना पसंद करते हैं, तो वो साइक्लिक ट्रेंड में आता है। तो घूमने वाले जो कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनका प्रॉफिट होगा, राइट। और सेक्युलर ट्रेंड में होता है जो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं। सेक्युलर ट्रेंड का एक एग्जांपल यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई बड़ा, जैसे कि पहले जो है वीडियो गेम्स खेले जाते थे, ठीक है, तो उनका बहुत ट्रेंड था, लेकिन अचानक से फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए और स्मार्टफोन्स आ गए, तो वो पूरी तरीके से ड्रॉप हो गया। अब लोग फ़ोन में गेम खेलते हैं, तो ये एक पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। वो हो गया सेक्युलर ट्रेंड, जो परमानेंट के लिए आता है, बहुत लंबा चलता है। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सेक्युलर ट्रेंड इज डिजिटलाइजेशन। तो जो पेपर्स पे पहले लोग लिखते थे, वो डिजिटलाइजेशन की वजह से अब पेपर्स छोड़ के जो है पूरा डिजिटल ऑफिस हो गया। सब कुछ चीज़ें ऑफिस स्पेस पे डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन ही सब मीटिंग्स वगैरह होते हैं, पहले सब चीज़ें वो ऑफिस जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई डिजिटलाइजेशन की वजह से। विद इंक्रीज इन डिजिटलाइजेशन, कंजम्पशन ऑफ पेपर्स एंड इंक्स आर लाइकली टू हैव गॉन डाउन। तो पूरी तरीके से चले गए पेपर और इंक का। अभी भी हालांकि कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद भी पेन पसंद करता हूँ यूज़ करना, क्योंकि मुझे पेज पे लिखना अच्छा लगता है, मुझे समझ में आती हैं चीज़ें वहाँ से लिख कर। इवन मैं अभी भी आपके सामने लिख कर आपको समझा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन है, मैं आपको एक डिजिटल पेन के थ्रू और एक जो है इसके थ्रू सिखा रहा हूँ, सिस्टम के थ्रू सिखा रहा हूँ आपको सब चीज़ें। ये डिजिटल पेन है, ना कि इसमें कोई इंक है ना कुछ है। तो ये सब चीज़ें जो है टाइम के साथ में चेंज होने लगी हैं। ऑन अदर हैंड, एस्टैब्लिशमेंट आर लाइकली टू हैव इंक्रीज इन देयर स्पेंडिंग्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर पेपर और इंक में तो पैसा कम हो गया, खर्च करना कम कर दिया लोगों ने। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इसकी मतलब डिजिटल प्रोडक्ट लेने की जो लोगों ने स्टार्ट किया है, वो बहुत बढ़ गया है। सेक्युलर ट्रेंड्स आर ऑफ्टन ड्रिवन बाय डिस्ट्रप्शन कॉज बाय द टेक्नोलॉजी, कल्चर या डेमोग्राफी, इनकी वजह से। तो बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा तभी ये सब चीज़ें होंगी। कंज्यूमर प्रेफरेंस अमॉन्ग अदर फैक्टर्स, ठीक है। देन साइक्लिकल ट्रेंड, अब मैं आपको बताया साइक्लिकल ट्रेंड एक साइकिल में चलता है। अब इनकी भी साइकिल होती है, इसमें और 3 टाइप है, इकोनॉमिक साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इन्वेंटरी साइकिल। अब आप बोलेंगे जयेश भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, 3 ट्रेंड थे सही था, लेकिन अभी आपने इस पर 3 साइकिल और डाल दिए है। याद रखना, साइक्लिकल ट्रेंड में 3 साइकिल्स आते हैं, साइक्लिकल ट्रेंड में 3 साइकिल आते हैं, लेकिन सेक्युलर ट्रेंड में कोई साइकिल नहीं आएगी। साइक्लिकल ट्रेंड में, साइक्लिकल ट्रेंड है एक, और उसके साइकिल्स हैं, इकोनॉमिक साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इन्वेंटरी साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द टिपिकल प्रोसेस। मतलब इकोनॉमिक जो मैंने आपको बताया था, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आरबीआई क्या करे, यहाँ पे आरबीआई ने मेंशन करना है, या इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है बढ़ा देती है, यहाँ पे कम कर देती है, तो इससे पैसा मार्केट में आता है जाता है, ये रिसेशन आ जाता है, बूम आता है, इकोनॉमिक एक अप ट्रेंड होता है। इस तरीके से साइकिल चलती है। इकोनॉमिक साइकिल जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाल के, याद होगा अगर आपको, इंटरेस्ट रेट और वो समझाने के लिए, इंटरेस्ट रेट और जो है इन्फ्लेशन का समझाने के लिए एक दूसरे के साथ में, वही इकोनॉमिक साइकिल। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एक्सपांशन क्या होता है, देखो पढ़ो अभी आप खुद से। द एक्सपांशन इज कैरेक्टराइज बाय द इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो एक्सपांशन में कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। हाइयर इनकम होती है, लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स रिजल्ट इन हाइयर प्रोडक्शन एंड हाइयर एम्प्लॉयमेंट रेट होता है यहाँ पे एक ग्रोथ फेज में, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होता है, प्रोडक्शन भी हाई होता है,
हाई डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की, इसकी वजह से मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें थोड़ी देर पहले बताई हैं कि जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बूमिंग इकोनॉमी इंक्रीज कंज्यूमर्स बिजनेस एंड कॉन्फिडेंस, बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाता है, कंज्यूमर्स का बनाता है। दस द बिजनेस प्लान कैपेसिटी एक्सपांशन एंड कंज्यूमर प्लान रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है। स्लो डाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो स्लो डाउन में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी, क्या कर देगी वहाँ पे, बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे, पैसा एफडीज में या कहीं सेविंग में डालेंगे और ऑब्वियसली फिर वहाँ पे स्लो डाउन आएगा। तो ये भी यहाँ पे भी लिखा, इकोनॉमी रीचेस इट्स पिक, जब वो पिक पे पहुँच जाती, हाइयर द प्राइजेस एंड हाइयर इंटरेस्ट रेट्स, मैंने बताया आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, एंड स्टार्ट टू डिस्करेज द कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है उसका डिस्करेज होता है और डिस्करेज ऑफ कंजम्पशन होता है। और इसका फ़ायदा होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब मार्केट हाइट पे होता है तो बहुत हाई इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। या हिटेड, अब जो इकोनॉमी जो पीक पे होती है तो उसको कम करने के लिए, हिटेड होती है तो उसको कम करने के लिए किया जाता है। सेंट्रल बैंक में स्टार्ट फॉलोइंग द, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं समझ में आया फिर से देखो, बहुत अच्छे से समझाया है, फिर से देखो। फॉलोइंग टाइटनर मॉनेटरी पॉलिसीज करती है, दिस फैक्टर्स रिजल्ट इन द स्लो डाउन ऑफ द ग्रोथ, तो ये स्लो डाउन आती है। फिर मैंने भी आपको डायग्राम पूरी समझाई, ये मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैं। वही है, रिसेशन है यहाँ पे। रिसेशन में क्या होगा, फिर से इंटरेस्ट रेट जो है क्या कर देगी, कम कर देगी, बढ़ा देगी, सॉरी कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो लोग फिर से पैसा निकाल के, बैंकों से पैसा निकाल के मार्केट में डालेंगे, उससे सप्लाई बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों के पास में पैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन रेट्स आर लो, मैन्युफैक्चरिंग कट डाउन। रिसेशन के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर रिसेशन आने से पहले की बात हो रही है, सॉरी, ये देयर फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स, फर्दर कंट्रोल कॉस्ट होती है, कॉस्ट की जो है कंट्रोल की जाती है, ले ऑफ्स होते हैं ताकि कॉस्ट बचाई जा सके। ठीक है। यूटिलाइज रेट्स आर लो होते हैं, मैन्युफैक्चर कट डाउन किया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि रिसेशन के अंदर होते हैं। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं पे रिसेशन में है हम लोग, डाउन चल रहा है इस टाइम पे। सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिक्रीज इन कंजम्पशन होता है क्योंकि लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। डिक्रीज इन कंजम्पशन कॉज लॉसेस एंड मोर अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइकिल सस्टेन डिक्रीज इन कंजम्पशन, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आती है रिकवरी फेज। अभी रिसेशन के बाद में रिकवरी फेज में फिर इन्फ्लेशन लो रहता है, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अनेबल सेंट्रल बैंक टू लूजन देयर मॉनेटरी पॉलिसीज एंड एक्सटेंड द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो जो इंटरेस्ट रेट लो कर देगी तो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बैंक में कम मिला तो लोग मार्केट में पैसा डालेंगे, सप्लाई करेंगे मार्केट को पैसा, फिर वो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगे जो मैंने भी आपको बताया। और जितना प्रोडक्टिव होगा उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना ही पैसा मार्केट में आएगा और उतना लोग स्पेंड करेंगे और मार्केट जो है एक एक्सपांशनरी फेज की तरफ जाएगा। तो रिकवरी होगी तो एक्सपांड होने लगेगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पे लगाई जाएगी आरबीआई के थ्रू, विथ रिलेटिवली इजीली अवेलेबल ऑफ मनी, डिक्रीज इन प्राइसेस। देखो एक रिकवरी हो रही है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट घट चुका है तो कहीं ना कहीं पे जो कंपनीज है उनको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है तो उनको अवेलेबल हो रहा है फंड तुरंत, है ना। डिक्रीज इन प्राइजेस कम हो जाती है, कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग गुड सर्विसेज, दिस रिजल्ट इन इकोनॉमी एक्टिविटी पिकिंग अप एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द एक्सपोनेंशियल फेज मैंने आपको बताया था अभी। एक्सपोनेंशियल फेज को लाने के लिए एक्सपोनेंशियल जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी, वो लगाई जाती है। ऑल्दो द इकोनॉमी कीप्स गोइंग अप थ्रू दिस फेजेस एंड लेंथ ऑफ फेज इज अनप्रडिक्टेबल। तो ये ऐसी ये फेज में चलते ही रहता है मार्केट, ये फेज में चलते ही रहेगा मार्केट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये फेज में मार्केट चलते ही रहता है, लेकिन वो कितनी बड़ी फेज होगी ये पता नहीं होता है, राइट। तो ये पता करना इम्पॉसिबल हो जाता है फिर वो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे इतना ड्राइंग क्लियर करने दो। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत ही क्लियर है, राइट। मैं गेस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, रिसेशन हो गया, रिकवरी हो गया। देखिए कमोडिटी साइकिल, अब क्या है कमोडिटी साइकिल, देखो कमोडिटी साइकिल क्या है, इकोनॉमी साइकिल देख लिया हमने, कमोडिटी साइकिल है। कमोडिटी साइकिल में क्या है, सारी कमोडिटी प्राइजेस होती हैं, कमोडिटीज़ के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, उस हिसाब से ये साइकिल ऊपर नीचे होती है, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ मेनी हार्ड कमोडिटीज टेंड टू गो अप एंड डाउन इन द साइकिल्स, मोस्ट ऑफन कमोडिटी साइकिल्स इज ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक साइकिल ओनली। इकोनॉमिक साइकिल के साथ में कमोडिटी साइकिल भी चलती है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज कमोडिटी प्राइजेस टेंड टू गो अप। एक्सपोनेंशियल फेज में कमोडिटी प्राइस ऊपर जाते हैं
एंड इंक्रीज डिमांड बढ़ जाती है एंड प्राइजेस टेंड टू फॉल ड्यूरिंग द रिसेशन, जब रिसेशन आता है तो गिरती भी है। तो बहुत बेसिक वही सब चीज़ें हैं। देखो कमोडिटी, सोने की चांदी की प्राइस कब ऊपर जाएंगी, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी। व्हेन कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस सप्लायर्स ऑफ दिस कमोडिटीज में इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल कैपेसिटी, जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ती तो ये प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो सप्लायर है वो सोना निकालेगा, माइन करेगा, वो आपको ला के देगा क्योंकि उसको महंगा प्राइस मिल रहा है। बट अगर वो बहुत हाई प्रोडक्शन कर ले और अचानक से प्राइस गिर जाए तो उसको नुकसान भी लेना पड़ता है। बस वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई देखो। इन्वेंट्री साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल क्या होती है? इन्वेंट्री मतलब क्या, जो गुड्स, जो सामान वगैरह रखा है, एक किराना दुकान है उसके अंदर जो सारा सामान रखा है वो इन्वेंट्री साइकिल है। इन्वेंट्री आर द शॉर्ट टर्म साइकिल्स दैट ऑक्यूर्स विद इन द कमोडिटी साइकिल, ये आता है देखो। इन्वेंट्री साइकिल्स आर द शॉर्ट टर्म साइकिल दैट ऑक्यूर्स विद इन द डैश डैश साइकिल, दैट इज द कमोडिटी साइकिल, ये याद रखो इसको। दिस ऑक्यूर्स ऑन द इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है जो कस्टमर है, उन दोनों के बीच में ये इन्वेंट्री होता है। अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ गई तो प्रोड्यूसर को उसकी डिमांड पूरी करने के लिए और ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कस्टमर की डिमांड कम होगी तो इसको कम करना पड़ेगा प्रोडक्शन, नहीं तो उसका नुकसान होगा। कस्टमर हु मे हैव ह्यूज इन्वेंट्री में टेम्परली, क्या है यहाँ पे, reduce the reduce the procurement. This would result in high inventory pile up and suppliers and resulting in the fall in prices. तो अगर बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो गया तो उसके बाद में आपको पता है कि उसको बेचने के लिए लोग कम भाव में भी बेचने लगते हैं। बस वो चीज़ है यहाँ पे। सीजनल ट्रेंड्स, देखो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, 3 ट्रेंड देख रहे थे। सेक्युलर ट्रेंड हमने देखा, देखो फिर से मैं आपको लेके जाता हूँ ऊपर। सेक्युलर, अभी साइकिल्स तो हमने देखी, देखो यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको। हमने क्या क्या देखा, देखो सेक्युलर ट्रेंड हमने देख लिया जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। साइक्लिकल ट्रेंड हमने देखा जो साइकिल के साथ में चलता है, राइट। अब आता है सीजनल ट्रेंड। साइक्लिकल ट्रेंड के हमने इकोनॉमिक साइकिल देखी, फिर कमोडिटी साइकिल देखी, हमने इन्वेंट्री साइकिल देखी। अब हम लोग जाते हैं फिर से नए वाले के पास में, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड, एक्सट्रीमली सॉरी, सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड क्या होता है? सीजनल ट्रेंड्स आर द हाईली प्रेडिक्टेबल, मतलब दिवाली आने वाली है भाई, पहले से पटाखे के स्टॉल लगा दो, सीजनल ट्रेंड है। विंटर आ रहा है, कूलर महंगे कर दो, सीजनल ट्रेंड है। स्वेटर्स बेचो, सीजनल ट्रेंड है। गर्मियाँ आ रही है, सॉरी, गर्मियाँ आ रही है तो कूलर और वो बेचो, और ठंड आ रही है तो कूलर हटा दो, स्वेटर्स बेचो, ठीक है, हीटर्स बेचो, राइट। मैं शायद से गलत बोला होगा मैंने इससे पहले भी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। Seasonal trends are highly predictable fluctuation in the quality of goods and services being produced or the consumed owning their nature। जो predictable होते हैं, मतलब ये predict कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GDP contribution of agriculture is likely to be higher around the period of harvest। तो जब हार्वेस्ट होता है तो लोगों को, किसानों को पैसा मिलता है हार्वेस्ट करने के बाद, और फिर वो GDP जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो एग्रीकल्चर से बढ़ता है, ठीक है, वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। और देयरफॉर एग्रीकल्चर इनकम विल वेरी quarter to quarter based on the sowing and harvesting cycles। however this are the highly predictable, okay, ये highly predictable होती हैं। analyst will have to factor in seasonality when the study the trends। तो जब आर होता है, आप एज अ आर या एक एनालिस्ट हो आप, तो आपका काम है इन सीजनल ट्रेंड्स को पकड़ना। और वोल्टास को, मैं गर्मियाँ आ रही हैं, वोल्टास का एसी बहुत बिकता है तो मैं वोल्टास के शेयर को बाय कर लूँगा। दिवाली आ रही है तो लोग पेंट करते हैं घर में, तो मैं एशियन पेंट को खरीद लूँगा, स्टॉक को। तो ये एज अ रिसर्च एनालिस्ट मेरा काम है ये सब पता करना। सीजनल ट्रेंड का ये फ़ायदा होता है और ये हाईली प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया। सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी? गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वेबसाइट मिल जाएगी सेबी, आरबीआई और एमओएफ के साइट से मिल जाएगा। आरबीआई के वेबसाइट पे सारा डेटा मिल जाता है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और जो गवर्नमेंट के साइट से, एमओएफ के साइट से, वहाँ से आपको फिजिकल का डेटा सारा मिल जाएगा। पब्लिश इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, जो लोगों ने पहले से, जो आर हैं उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है, या फिर अलग अलग कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो आप जाके पढ़ सकते हो। अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे आप खुद से कर सकते हो या करवा सकते हो। अब मैंने आपको बोला है सबसे पहले आपने नोट्स को 2 बार पढ़ना है, वीडियो को 2 बार देखना है, और आपको एमसीक्यू दिए हैं उसको 1 से 2 बार जितना आप सॉल्व कर सको एमसीक्यू को सॉल्व करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यूडेमी से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स में क्या लिखना है? ऐसा नहीं कि कमेंट में कुछ भी लिख दो, आप तारीफ़ कर दो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है आज के आज, ठीक है। ये सेशन के अंदर बहुत आसान है, देखो ये आपको करना ज़रूरी, ये आप करोगे ना
इसके बाद में आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी मार्केट के लिए, आगे के चैप्टर और इजी हो जाएंगे। देखो, फाइंड एंड कमेंट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस, ये पहले ढूंढ के निकालो और लिखो क्या है इंडिया। फाइंड एंड कमेंट इंडियाज कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और द कैपिटल अकाउंट सरप्लस, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है या कैपिटल अकाउंट सरप्लस, ये ढूंढ के निकालो और बताओ। ठीक है, इंडिया हैव एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये ढूंढ के निकालो और बताओ नीचे। ठीक है, कमेंट ऑन इंडिया जीडीपी, कंपेयर करो अलग अलग देश के जीडीपीज को, 10 कंट्रीज निकालो और उसमें से मुझे बताओ कि सबसे टॉप 5 कौन सी जीडीपी है, हाईएस्ट जीडीपी, और हमारे देश का जीडीपी किस नंबर पे आता है। कमेंट ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन रेट क्या है और कितना होना चाहिए और क्या लगता है आपको, रिसर्च करके निकालो इसके बारे में। कमेंट ऑन रेपो रेट एंड रिजर्व रेट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड कमेंट ऑन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर, साइक्लिक एंड सीजनल ट्रेंड, तो एक एक एग्जाम्पल आपको सेक्युलर का देना, जैसे मैंने आपको सेक्युलर का भी दिया, साइक्लिकल का भी दिया, सीजनल, जो मैंने दिया उसके अलावा एक एक एग्जाम्पल तीनों का ढूंढ के लेके आओ, सेक्युलर का भी ढूंढो, साइक्लिक का भी ढूंढो, सीजनल का भी ढूंढो, मुझे चाहिए एग्जाम्पल्स। अगले असाइनमेंट, अगले लेक्चर के स्टार्ट में आप कमेंट कर दो या फिर अभी कर दो, असाइनमेंट्स आपको दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो उसका और करो। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जो है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार आज से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यूज़ कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे। एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा यार आपका, मैं इतने वीडियोस भी नहीं डालता हूँ, आपको परेशान भी नहीं करूँगा या नोटिफिकेशन, बट आपको कहीं ना कहीं पे एक फ़ायदा होगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करो यार प्लीज़। ट्विटर पे फॉलो करो, कुछ भी डाउट्स हैं आगे चल के आपको काफ़ी नॉलेज वहाँ से मिलेगा। टेलीग्राम पे आपको मेरे सारे स्टॉक के जो मेरे एनालिसिस है वो आ जाएंगे, जो मैं देखता हूँ मुझे लगता है ये खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, उसमें आपका फ़ायदा होगा, राइट। उसके अलावा आपको व्हाट्सअप आप कर सकते हैं आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, और जिन लोगों को अभी यूदेमी में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ लैग हो रहा है, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है वगैरह, उन लोगों को मुझे मेल एड्रेस देता हूँ मैं, देखो ये वाला मतलब इंट्राडे geeks@gmail.com, इस पर मुझे मेल कर दो, तो मैं इस पर आपके जो उससे रिलेटेड डाउट सॉल्व कर दूंगा, जो भी है आपकी यूदेमी से रिलेटेड, या फिर आप यूदेमी से खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप इतना क्लियर है आपको, मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखाने की कोशिश करी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिंपल सी बात है, इकोनॉमी देखिए, अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री क्या करती है, सेक्टर्स क्या करते हैं, कितना डीप एनालिसिस था इकोनॉमिक का, वैसे ही मैं आपको सेक्टर की तरफ लेके जाऊंगा। मुझे लगता है 2.5-3 घंटे का एक सेशन हुआ है, ये 2.5 घंटे का तो हुआ ही होगा, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ये मैं गेस कर रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 6, इंडस्ट्री और द सेक्टरल एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइक आपने मेरा टेलीग्राम या ट्विटर देखा है मेरी, उसके बाद में डेली मॉर्निंग कैसे एक रिस्क रिवॉर्ड बना के हम लोग एक ट्रेड करते हैं प्रॉपरली, जिससे बड़ा लॉस नहीं हो। तो ये जो स्किल्स हैं ये अगर आप में भी आने चाहिए, तो ये कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये कोर्स में आप कैसे सीखेंगे वो सब चीजें, कैसे आप एक प्रॉपर बाय सेल टारगेट स्टॉप लॉस पकड़ पाएंगे किसी भी स्टॉक से, कैसे आप इंडेक्स ट्रेडिंग, कैसे आप जो है स्टॉक में ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये सब चीजें इस कोर्स में कवर होंगी। सो ये वीडियो देखने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। इसके एंड में मैं इसका फीस भी बताऊंगा, कोर्स में क्या क्या चीजें होने वाली ये भी बताऊंगा, कैसे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के जो हमारा जो कोर्स है वो टोटल 5 डेज में होगा। सो 5 डेज में हमारा कोर्स होने वाला है, मतलब ये नहीं कि आपको 5 डेज में ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज आपने डे 1 कंप्लीट किया है जो 3 घंटे का है, तो आप डे 2 अपने हिसाब से कभी भी अपने हिसाब से लाइक 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लाइक आपको इसको उसी दिन खत्म करना है या उसी टाइम पर आपको खत्म करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से यहां पर के मैंने जो कोर्स को डिवाइड किया है 5 डेज में डिवाइड किया है, तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। देखिए, पहले 4 दिन में आपको 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, जिसमें सब कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रैटेजीज किस चीजों पर डिपेंड होंगी या फिर क्या, लेकिन इन स्ट्रैटेजी में प्रॉपरली बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, टारगेट कहां रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, कितना क्वांटिटी डालना है, ये तक डिफाइन होगा। सब कुछ चीजें इन स्ट्रैटेजी में अच्छे से, हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2
जो है 5 है। कुछ पैटर्न्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, उनको एज इट इज फॉलो करना है। अगर पैटर्न बनता है तो ट्रेड करना है, पैटर्न नहीं बनता है तो सिंपली छोड़ देना है। आपने देखा होगा कि लाइक मैं बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूं उस दिन के लिए। वो क्यों छोड़ता हूं? बिकॉज मार्केट समझ नहीं आता है, डायरेक्शन समझ नहीं आती है, पैटर्न्स खराब हो जाते हैं। तो वो पैटर्न्स क्या है ये मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। पैटर्न्स में सब कुछ चीजें होंगी, इंक्लूड रूल्स होंगे। उन रूल्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है। और मैं मानता हूं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको 95% एक्यूरेसी मिलती है। और हालांकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो 80 से 90% तक आपको एक्यूरेसी मिलती है। आपने एक्यूरेसी देखी है चैनल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में आपको 5th डे में जो है एक स्कैनर मिलने वाला है। स्कैनर मतलब क्या? देखिए बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि लाइक स्कैनर और स्क्रीनर दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज आप समझ लो कि स्क्रीनर मतलब कि आपको दिखाएगा कि लाइक हाई वॉल्यूम, लो एंड ये टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स एंड ये सब चीजें वो स्क्रीनर में आती हैं। स्कैनर मतलब क्या? स्कैनर मतलब वो सारे स्टॉक्स को स्कैन करेगा और आपके सामने जो हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं वो आपके सामने रख देगा। तो हमारा एक डैशबोर्ड है, उस पर आप सीधा जो है आपको वहां पे आ जाएंगे। ये 5 स्टॉक जो है आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये जो 2 स्टॉक ये अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और ये जो स्कैनर रहेगा ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्कैनर है। और एक और चीज कि ये जो स्कैनर है ये लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगा इस कोर्स में। तो ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपसे 5 डेज का कोर्स करवा रहा हूं उसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाइक यार आपको अलग से कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो कोर्स है ये पूरा जब जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं इसका फीस आप पे करेंगे, इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये स्कैनर आपके लिए फ्री रहेगा। देन ये जब 5 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी वीडियोस मिलेंगे मेरे तरफ से, जो कि रहेंगे 3-3.5 घंटे के या 4 घंटे के। और इसमें और कुछ वीडियोस भी इसमें ऐड होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लाइक ये जो कोर्स है ये पूरा किस सेगमेंट पे अवेलेबल है, लाइक के इंडेक्स में आप करवा रहे हो सर? या यस, इंडेक्स में भी होगा लेकिन अभी तक उसके वीडियोस ऐड नहीं हुए हैं। बट यस, जो कैश सेगमेंट पे ये पूरा कोर्स पूरा टोटली डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस पर ये कोर्स डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस के वीडियोस भी आगे ऐड होंगे। अगर आपने ये कोर्स अभी बाय किया हुआ है तो वो ऑप्शन के वीडियोस आपको सारे आगे चलकर फ्री मिलेंगे। यस एंड यस, आप कैश में स्पॉट प्राइस में इंडेक्स की प्राइस इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि लाइक सर कि आपका कोर्स कैश पर है तो क्या ये इंडेक्स पर वर्क करेगा? यस, इंडेक्स पर भी एज इट इज वर्क करेगा। अगर मुझे पता है 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, उसके कॉल ऑप्शन, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस भी ऊपर जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। सो इवन अगर आपका ऑप्शन का डेटा बोल रहा है कि ये नेगेटिव है बट स्टिल कैश का डेटा अगर बोल रहा है वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर ही जाएगा। सो इसके लिए समझ लीजिए स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस जानना जरूरी है। दूसरी चीज के जो हमारा कोर्स है ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो इसका एक चीज ये फायदा है हमारे कोर्स में कि इसमें मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपको 10-12 इंडिकेटर्स दे दूंगा और आपको उन इंडिकेटर्स को फॉलो करना है एंड उसी से आपको स्ट्रैटेजी बना दी, ऐसा नहीं रहेगा। ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का गेम है। और ये स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं है कि लाइक आज वर्क कर रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया तो कल को चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज एज इट इज वर्क करेंगे, लाइफ टाइम वर्क करेंगे। और सबसे मेन फायदा यह है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का इसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो मेन कंसेप्ट है मार्केट का वो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक ये देखो हम लोग उलझ चुके हैं चार्ट्स के बीच में और ये इंडिकेटर्स के बीच में, बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट पहले भी था, अभी भी है, इंडिकेटर आने से पहले भी था। तो मैं आपको जो इस कोर्स में सिखाने वाला हूं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं। तो ये चीज को आपको समझना है। इसमें जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगा ऐसा नहीं है कि लाइक यार मैं आपको आज कुछ सिखा रहा हूं कुछ खुद कुछ और कर रहा हूं, ऐसा नहीं रहेगा। सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो मेरे रियल स्ट्रैटेजीज है, मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूं। और इन 4 सालों के अंदर मुझे इन स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे एरर्स मिले, मैंने बहुत सारे एरर्स को हटाया और इन स्ट्रैटेजीज को और स्ट्रॉन्ग किया। और अभी भी मैं करता हूं, आगे चलकर भी जो इसमें अपडेट्स आएंगे रियल स्ट्रैटेजीज में मेरे, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। देन ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक सेशंस जो है रिकॉर्डेड है, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, रिपीटेडली आप देख सकते हैं। आपको लगता है 6 महीने बाद देखना है आप देख सकते हैं, 1 साल बाद देखना है आप देख सकते हैं। और कोर्स के अभी देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा लाइक सर रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर यार ये तो मजा नहीं है, इसमें फीस पे करना है ना और फिर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन है, 5 डेज के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल करिए, कभी भी आपका डाउट्स पूछना है आप मुझे पूछिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेज सकते हैं मुझे कि लाइक सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा। आप कॉल कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम मुझसे कनेक्टेड होता है लाइव मार्केट में, तो वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर ये 5 डेज का कोर्स हो गया लेकिन एक मुझे छोटा सा डाउट
डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो मैं वीकेंड में वो भी आपके लिए करवा दूंगा। तो वीकेंड में जो है एक आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। सो मतलब जो सपोर्ट है मेरे तरफ से वो एंड टू एंड है। ऐसा नहीं है कि लाइक यार आज मैंने कोर्स से आपसे फीस ले ली एंड उसके बाद में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। ये कोर्स पूरा 100% वर्थ रहेगा। और अगर इनकेस आपने बोल भी दिया जयेश भाई नहीं यार आपसे आपने फीस तो ले ली लेकिन यार सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपको 100% रिफंड दे दूंगा। क्योंकि जो मेरा सपोर्ट है वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये वर्थ है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर मैं करने वाला हूं। ठीक है, देन ये जो कोर्स है ये सबसे मेन चीज कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यार रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर आपको इसी टाइम पे देखना है तभी देखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो, रात में देखना है, सुबह देखना है। अब जैसे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम लोग कंटेंट की तरफ भी देख लेते हैं। कंटेंट भी देखना जरूरी है। सो कंटेंट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइक जो मैंने कुछ चीजें आपको इसमें से पहले बता दी, जैसे कि मेन चीज जो कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर बेस्ड है कोर्स। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये लाइफ टाइम आपको एज इट इज वर्कआउट करेंगी। इवन मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ। एक्यूरेसी आपने देखी है, ट्रेडिंग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक्यूरेसी देखी है, रिस्क रिवॉर्ड देखा है, मेरे ट्रेड्स देखे हैं एंड आपने मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझना है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन तो ये चीज है कि लाइक प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया, बहुत सारे लोग इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज के इंडिकेटर्स क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट के साथ में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा लाइफ टाइम। इवन आप 1998 का भी चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो भी सेम वर्कआउट हो रहा है और अभी भी आप देखेंगे। हाँ, खाली कुछ एग्जीक्यूशंस में डिफरेंस आता है बट स्ट्रैटेजी सेम है अभी के लिए भी, तभी भी सेम थी, अभी भी सेम है। देन इस कोर्स में जो है मैं एक्सपेंसिव रेट्स और चीप प्राइस यहाँ पे कवर करता हूँ कि लाइक ये मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगा। इसके जो चीपेस्ट रेट जो होता है वो एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है मोस्ट ऑफ द बायर्स वहां पे आते हैं, डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा हाई होती है तो प्राइस वहां से जाता है ऊपर के साइड में। एंड एक्सपेंसिव रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है वहां से ऊपर नहीं टिक पाता और वहां पे हाई सप्लाई होने के से गिर जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो है कैसे हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे वो इस कोर्स का पार्ट रहेगा। सो इस कोर्स में मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बाद में डीप एनालिसिस सिखाऊंगा और प्रॉपर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। हर एक ट्रेड, हर एक जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में, तो ये जो सारे स्ट्रैटेजीज रहेंगे इनके मैं 60 से 70 एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आपको जो है कोर्स के स्टार्टिंग में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजीज हैं, इसको मैं इस तरीके से यूज करता हूं। फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि लाइक ये स्ट्रैटेजीज तो मैंने आपको सिखा दी लेकिन इसका मेन कंसेप्ट क्या, कहां से मैंने ढूंढी थी। फिर उसके बाद में मैं आपको उन स्ट्रैटेजीज के रूल्स लिख के दूंगा और उन रूल्स के ऊपर मैं आपको जो है 60 से 70 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में मैं 30 से 40 एग्जाम्पल आपको गलत वाले दिखाऊंगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लाइक यार आपको जो है क्या गलत है क्या सही है ये समझ में आ जाएगा। तो जो गलत वाले, जो मिस्टेक्स वाले एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा, जो सही वाले एग्जांपल्स वो भी दिखाऊंगा, और जिनके पीछे मिस्टेक्स हो रही है उनके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। सो ये जो कोर्स है, पूरा जो कोर्स है ये जो है बेस्ड है डिमांड, सप्लाई, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और एक्सपेंसिव और चीप रेट। मैंने आपको पहले ही बोला था हमारे जो स्ट्रैटेजीज है वो बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोगों से हम लोग टोटली डिफर करते हैं। बाकी लोग कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, हैमर एंड ऑल, या फिर जो आपने देखा होगा लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यार, या फिर दुनिया भर के कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हम लोग चीजें नहीं करते। हम लोग इन सब चीजों से अलग हैं। ठीक है, देन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लाइक स्ट्रैटेजी जो है विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रहेगी। जैसे आपने देखा ही होगा लाइक मेरा 1:4 हर ट्रेड में मेंटेन होता है, तो ऐसा किसी कोर्स में नहीं रहेगा, ऐसा किसी स्ट्रैटेजी में नहीं रहेगा कि लाइक मैं आपको 1:2, 1:3, 1:4 बना के नहीं दे रहा हूं। हर स्ट्रैटेजी जो मैं आपको मेरे तरफ से शेयर करने वाला हूं वो 1:3 मेंटेन रहेगी। एंड उसको ट्रेड करने में एक अलग मजा आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम लोग छोटा रिस्क लेते हैं, बड़े टारगेट लेते हैं, तो वहां पे डर नहीं होता है, हम लोग पैनिक नहीं होते हैं। आपके पैनिक होने का मेन रीजन ये होता है कि लाइक आप जो है गलतियां ये करते हो कि लाइक आप बड़े स्टॉप लॉस रख दोगे या स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, वहां पे आप पैनिक हो जाते हो और गलतियां करके और मिस्टेक्स करते हो। बट अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो पैनिक होने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो हर स्टॉप लॉस छोटा हम लोग लेंगे। उसके बाद में हर ट्रेड का मनी मैनेजमेंट रहेगा कि कितना पैसा डालना है। ऐसा नहीं कि लाइक अंधाधुंध खाली क्या होता है कि हमारा 1:4 तो मेंटेन होता है, 1:4 हम लोग मेंटेन कर लेंगे हर ट्रेड में, लेकिन
सपोज 5 ट्रेड किए, 1:4 मेंटेन है, 3 गलत गए, 2 सही गए। अब 2 जो सही जाते हैं, अगर मैं क्वांटिटी सही से मैनेज करूं तो सही है, लेकिन जो 3 में लॉस हुआ उसमें अगर आपका 1000 क्वांटिटी है और जिसमें प्रॉफिट हुआ उसमें खाली 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी है, तो वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए स्टॉप लॉस का, रिस्क रिवॉर्ड का, कितना क्वांटिटी डालना है हर ट्रेड में, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये भी इस कोर्स में कवर अप होने वाला है। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि लाइक यार क्वांटिटी कितना डालते हो सर, तो ये वो इस पार्ट में मैनेज होगा। वो आपको बता दिया, स्कैनर आपको रोज सुबह 10 बजे रन करना है और 5 से 10 मिनट में स्टॉक मिल जाता है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि लाइक यार सर स्टॉक कैसे ढूंढे, इतना टाइम कैसे मिलेगा, एक एक स्टॉक को देखने का टाइम नहीं है सर, जॉब है। तो वैसा नहीं है, आपका भले ही जॉब है लेकिन अगर आप स्कैनर रन करोगे तो आपको 5 मिनट में स्टॉक मिल जाते हैं। सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे इस टाइम पे। अभी ये वीडियो में मैं आपको स्कैनर का डैशबोर्ड नहीं दिखा सकता हूं, बट आपको इसमें एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें सारे स्टॉक, सब स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं उसके स्टॉक्स जो है सामने आ जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे वाला हूं कोर्स में। सो होप अब आपके लिए कंसेप्ट क्लियर। हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम सपोर्ट्स की तरफ। प्रीमियम सपोर्ट्स को जानने से पहले एक बार मैं आपको फीस बता देता हूं। मैं इस कोर्स के लिए जो है आपसे चार्ज कर रहा हूं 15,000, 15,000 रुपए, और प्लस आपको इसमें जीएसटी देना पड़ता है। देखिए 15,000 प्लस जीएसटी ये कोर्स का प्राइस है, बट इसका जो सपोर्ट है वो आपको एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है, और बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस। अगर आप देखेंगे बाकी जो कोर्सेस है मार्केट में, या फिर आप बाकी ट्रेडर्स को देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो 40-40, 50-50, 60-60 हजार, और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी फीस जो है 1-1 लाख तक है। बट मेरा जो चार्ज है वो सबसे कम है, 15,000 रुपीज है, जिसमें मैं आपको मेरे रियल स्ट्रैटेजीज देता हूं। जो सपोर्ट में अगर आप देखेंगे, लाइफ टाइम स्टूडेंट्स प्रीमियम ग्रुप का एक आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि लाइफ टाइम एक प्रीमियम ग्रुप आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से, जिसके अंदर लाइफ टाइम जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप मतलब क्या, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स में शेयर करूंगा, जो मैं फ्री चैनल में डाल रहा हूं वो तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन साथ में हर एक जो ट्रेड में डाल रहा हूं एक्स्ट्रा ट्रेड, उसके साथ में मैं आपको रीजन भी डालूंगा, और जो मेरा फ्री चैनल में जो ट्रेड आएगा उसके साथ में उसका जो रीजन है कि उसको क्यों खरीदा। देखिए स्ट्रैटेजीज तो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया, यहाँ पे टोटल जो डे 5 के अंदर सारे स्ट्रैटेजीज हो गए, स्कैनर हो गए, लेकिन इनको ढूंढने के बाद में लाइव मार्केट में वो कैसा दिखता है पैटर्न, ये जानना भी, और एक लाइव सपोर्ट आपको चाहिए, वो आपको जो है इस प्रीमियम ग्रुप से मिलता है, जहां पे एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। सारे जो मेरे स्ट्रैटेजीज है वो वेल रिस्क रिवॉर्ड मैनेज्ड है, तो वो भी वहां पर आपको मिल जाता है। तो जो प्रीमियम ग्रुप का जो सपोर्ट मिलने वाला है, यही मेन सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर कि आपको एक्स्ट्रा लेवल्स भी मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी, और हर ट्रेड का रीजन मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे बाकी लोगों का 5-5, 6-6 हजार रुपए देके आप उनको उनके ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, टोटली वर्थलेस होते हैं और आपका और नुकसान करा देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं हर ट्रेड के पीछे रीजन डालता हूं, और हर ट्रेड रीजन के साथ में मैं आपको जो है उसके बारे में 4 से 5 लाइन में वहां पे लिखता भी हूं, ऑडियोज में भी एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट सेंटिमेंट्स के वीडियो भी आपको वहां पे आ जाते हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो उसके बाद में एक आपको जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। और इससे पहले मैं आपको आगे कंटिन्यू करूं, प्रीमियम जो ग्रुप रहेगा ये टेलीग्राम पे रहेगा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि लाइक सर वो कहां मिलता है, वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। देन यहां पर जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है। तो जो मेरा स्कैनर है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी एफएनओ के इतने सारे स्टॉक है दुनिया भर के, एक एक स्टॉक को कहां आप ढूंढते बैठेंगे, कहां पैटर्न बन रहा है। पैटर्न तो मैंने दे दिया, उसको ढूंढने के लिए आपको एक एक स्टॉक को खोलना पड़ेगा ना, तो वो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए ये स्कैनर है। तो स्कैनर का फायदा ये रहेगा कि लाइक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना। अगर आप जॉब करते हैं, बिजी पर्सन है, स्टूडेंट है, बिजी पर्सन है, तो उस केस में आप स्कैनर रन करिए, आपको तुरंत स्टॉक मिल जाता है। आपको 11 बजे टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए, 2 बजे मिलता है, 1 बजे मिलता है, जब भी आप आएंगे 5 मिनट में आपको स्टॉक मिल जाएगा स्कैनर की वजह से, ठीक है। बट हाँ, स्कैनर का मतलब ये नहीं कि लाइक आपको जो स्टॉक है वो ट्रेड ही करना है, उसमें वो खाली आपको, वो रोबोट है, वो आपको स्टॉक्स देगा, बट आपको डिसाइड करना है अपने आंखों से कि वो सही है या नहीं। देन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, लाइफ टाइम आपके डाउट सॉल्विंग, लाइफ टाइम आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं, लाइफ टाइम आप अपने कुछ भी क्वेश्चन से आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, जो भी आपको पूछना है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। अलग से आपको एक मैं सेशन भी देने के लिए तैयार होता हूँ, बाकी जो लोग हैं उनसे तो आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं बाकी ट्रेडर्स का, तो आपको दिखेगा लाइक वो आपसे बात तक नहीं करते हैं, उनका कोई टीम मेंबर आके आपको सपोर्ट देता है। मेरे केस में मैं आपको खुद से सपोर्ट देता हूँ, आपका हर एक डाउट में खुद समझता हूँ और खुद से आपको हेल्प करता हूँ। देन एक लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग का जो सेशन मैंने अभी आपको बोला कि लाइफ टाइम जो है आपके डाउट सॉल्विंग, जो भी इश्यूज रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। देन जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज आएंगे ना, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दे देता हूँ। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे अपडेट्स आएंगे, स्ट्रैटेजी अपडेट हो गए, आप देख लो, जिस वेबसाइट से मैं आपको एक्सेस देने वाला हूँ वहां पर भी आपका कोर्स अपडेट हो जाता है। सो मतलब कि
जो मेरे तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ना वो एंड टू एंड रहेगा। कोर्स अपडेट होगा उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के ऑप्शन का डेटा आएगा उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के कुछ और केस स्टडीज में ऐड करूंगा, आगे चल के जो नए टेक्नोलॉजीज आएंगे जो मैं सीख रहा हूँ ग्रैप कर रहा हूँ वो आपको भी मैं सिखाऊंगा, वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये जो कोर्स ये एक ही बार आपको लेना है लेकिन लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। देन हर एक ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, जैसे अगर मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑरो फार्मा में, तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑरो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट होने का क्या रीजन है, ये उस वीडियो में उस प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो प्रीमियम ग्रुप है ये सब कुछ है आपके लिए, ऐसा समझ लो। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो मेरे साथ में जुड़ रहे हो तो ये प्रीमियम ग्रुप आपके लिए वैल्यू रखता है, ये याद रखना। अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है आपके लिए, ये स्टार्ट रखना। और ये प्रीमियम ग्रुप में आपको ज्वाइन, इसमें लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलने वाला है। सो होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई। फीस भी एक नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, 15,000 है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे डिटेल्स मांगिए, मैं आपको इसके इस वीडियो के साथ में नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा इस टाइम पे, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ईएमआई करना भी पॉसिबल है। 15,000 आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप इस कोर्स को स्टार्ट करिए। इस कोर्स के बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पूछते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कोर्स का, तो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपिटल यूज करना है। ये मुझ पर नहीं है या मेरे स्ट्रैटेजीज पर नहीं है कि आपको इतना ही। देखिए अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर होता तो उस केस में मैं आपको बोलता कि 40,000 रख लो, 30,000 रख लो, बट हम लोग कैश ट्रेडर हैं, तो एज ए कैश ट्रेडर आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट यूजुअली जो है मैं मानता हूं कि इंट्राडे में हम लोग 1% आराम से निकाल लेते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग 6 से 7% निकाल लेते हैं। तो अगर 1% इंट्राडे में हम लोग निकाल लेते हैं, अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज करते हैं तो 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट आराम से निकलता है। बट हमें मार्जिन भी मिलता है, आपको पता होगा जैसे, तो मार्जिन यूज करके हम लोग 4,000 तक का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 4% हम लोग इंट्राडे में बुक करते हैं। तो आपको जो कैपिटल आप डाल रहे हो उस हिसाब से डालिए कि, क्योंकि देखिए अगर 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ता है। तो रिस्क जो है स्टार्टिंग में इनिशियली जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो करते नहीं है गैस, बट हमारे केस में ऐसा नहीं रहेगा। हमारे केस में हम लोग सब देखकर सोच समझकर पूरा रिस्क मैनेज करके ट्रेड करेंगे। तो उस केस में कैपिटल टोटली अप टू यू, आप कितना डाल रहे हैं, 10,000 डालेंगे तो भी चलेगा, 5,000 डालेंगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, नए आए हैं मार्केट में, तो आपको स्टार्टिंग में 1,000 रुपए डालना चाहिए। अगर 1,000 रुपए का 2,000 रुपए हो जाता है तो आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। 1,000 का 2,000 हो गया, 2,000 का 4,000 हो गया, तो आपका 1 लाख का 2 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख भी हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। इनिशियली थोड़ा सा आप सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका यूज करें अच्छे से तो एक समझ में आती है कि स्टार्टिंग में इनिशियली आके सबको लॉस ही करना होता है, मिस्टेक्स में कैपिटल लूज करना ही पड़ता है। तो क्यों ना स्टार्टिंग में कैपिटल डालने के बजाय थोड़ा सीखने के लिए प्रैक्टिस ही कर ले अच्छे से, स्ट्रैटेजीज को रिस्क रिवॉर्ड ही मैनेज कर ले, ये ज्यादा जरूरी रहेगा। देन इंडेक्स का जो है मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इंडेक्स के बारे में भी मैं कवर करने वाला हूं इसके अंदर, नो डाउट। देन कोर्स जो है लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा, यस लाइफ टाइम कोर्स अवेलेबल रहेगा। और एनरोल करने के लिए आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है, मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आपको पेमेंट इनिशिएट करना है। आप क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। स्टार्ट करिए, जुड़िए, और जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है लिंक पे आप पेमेंट करते हैं, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपसे खुद से पर्सनली बात करके आपको गाइड कर दूंगा इसके अंदर। सो होप